ऑफिशियली तो हमें पीरियोडिक सिस्टम करना चाहिए अभी, उससे ये होगा कि आप थक जाओ। तो हम पहले जर्नल एंट्री पढ़ते हैं, फिर उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ेंगे, और एंड पे आखिरी आधा घंटा हम पीरियोडिक सिस्टम के क्वेश्चन करेंगे। और मैथ नहीं पढ़ें, सिर्फ अकाउंट। जर्नल एंट्रीज related to IAS2। इन्वेंट्री की सारी जर्नल एंट्रीज हम सीखने लगे हैं। आप ध्यान से अपने पेज के ऊपर कॉलम बनाना। यहां पर हम लिख लेते हैं कि हम जर्नल एंट्री किसकी पास करने लगे। ये कोई फॉर्मेट नहीं मैं लिख रहा, डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि मैंने किसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, मतलब यहां ट्रांजैक्शन की बात हो। फिर पीरियोडिक सिस्टम में क्या एंट्री पास होगी, परपेचुअल सिस्टम में क्या एंट्री पास होगी, आप चाहो तो दरमियान में लाइंस ड्रॉ कर लो, क्योंकि आपके पास तो डिफरेंट कलर नहीं होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि पूरी इन्वेंट्री के अंदर जो जो कुछ होता है उसकी फिर एंट्री क्या पास होगी। पेपर में यही होगा ना, इन्वेंट्री खरीदी है एंट्री पास करो, इन्वेंट्री बेची है एंट्री पास करो, सेल रिटर्न की एंट्री, परचेज रिटर्न की एंट्री, मतलब जो कुछ एंट्रीज रिलेटेड टू इन्वेंट्री बनती हैं वो हम सारी डिस्कस करें। सबसे पहली जो बात आती है वो आती है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की परपेचुअल सिस्टम में कोई एंट्री पास नहीं होती। अगर वो आपसे ओपनिंग स्टॉक की परपेचुअल सिस्टम में एंट्री पास करने पूछेगा तो हम एंट्री पास नहीं करेंगे। और ये किसी भी वैसे ओपनिंग स्टॉक की एंट्री होती भी नहीं, ना ओपनिंग स्टॉक की होती है ना क्लोजिंग स्टॉक की होती है, लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में होती है। ऐसे क्यों होता है, इसको अभी हमने क्लोजिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आपको याद हो? क्लोजिंग एंट्री क्या कॉन्सेप्ट? तो क्लोजिंग एंट्री के कॉन्सेप्ट के तहत इसकी एंट्री पास होती है जब आप किसी चीज को इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर रहे होते हो। मतलब जैसे हमने सेल की एंट्री पढ़ी थी, तो क्या है सेल की एंट्री पढ़ी थी? क्लोजिंग एंट्री, सेल डेबिट एसओपीएल करे, सेल डेबिट एसओपीएल करे। बट अगर आपको वो अभी नहीं भी याद आ रहा तो अभी उसकी टेंशन नहीं है, अभी आप सिर्फ एंट्री इसकी लिख दो, इसको एक्सप्लेन हम बाद में भी कर सकते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक की जो एंट्री पास होती है वो होती है, आप एसओसीआई डेबिट कर दो या एसओसीआई की जगह एसओपीएल डेबिट कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट कर दो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट कर दो। मतलब ये इनमें से कुछ भी डेबिट कर सकते हो, एसओसीआई, एसओपीएल, कॉस्ट ऑफ सेल, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट करोगे ओपनिंग स्टॉक को। जितनी भी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू पड़ी होगी उसको क्रेडिट कर दो। ये बेसिकली ओपनिंग स्टॉक ट्रांसफर हो गया कॉस्ट ऑफ सेल को। आप मुझे बताएं, ओपनिंग स्टॉक से हमारी कॉस्ट ऑफ सेल कम हो गई है ज्यादा? ओपनिंग स्टॉक से कॉस्ट ऑफ सेल कम हो गई है ज्यादा? अच्छा सोच समझ के जवाब दिया करो। कम होगी। ओपनिंग स्टॉक की वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ सेल पे क्या फर्क पड़ता है? जी जी आ जाओ जल्दी। आप जम्मू का स्टॉक कह रहे हो? वो भी जी क्या कह रहे हैं? हाँ
भैया अच्छा एक जनरल कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, ओपनिंग स्टॉक के अंदर बेसिक 3 चीजें आती हैं, बाकी बहुत सारी चीजें और भी हैं। बेसिक 3 चीजें हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला बेसिक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, राइट? अब अगर मैं ओपनिंग स्टॉक जो लिखा हुआ है ये कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस हो रहा है माइनस, ओपनिंग स्टॉक प्लस हो रहा है माइनस। अच्छा आपको नजर आ रहा है ना फार्मूला? कॉस्ट ऑफ सेल का जो सबसे फिर इसके अंदर डिस्काउंट रिसीव्ड भी माइनस होता है, कैरेज इन ऐड भी होता है, परचेज रिटर्न माइनस भी होता है, बाकी सारी चीजें तो हैं। बेसिक क्या चीज है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ये जो बाकी सब कुछ आप करते हो ना, परचेज रिटर्न कैरेज इन, वो बेसिकली परचेज के अंदर एडजस्ट करते हो। मतलब परचेज रिटर्न है ना, परचेज में से माइनस करते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड है परचेज में से माइनस करते हैं, कैरेज इन है परचेज में ऐड करते हैं, बाकी चीजें परचेज में एडजस्ट होती हैं। हम कह देते हैं चलो ठीक है परचेज में एडजस्ट हो रही हैं, तो परचेज भी तो कॉस्ट ऑफ सेल में होता है। बेसिक फार्मूला इतना ही है। अब बताओ ओपनिंग स्टॉक क्या कर रहा है? कॉस्ट ऑफ सेल को कम कर रहा है ज्यादा कर रहा है? उसमें प्लस हो रहा है, और जो चीज प्लस हो रही होगी वो कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाएगी। तो परचेज और ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। कल भी हमने सीखा था क्लोजिंग स्टॉक का और कॉस्ट ऑफ सेल का इनवर्स रिलेशन है। भला क्यों? क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ सेल में माइनस हो रहा है। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी तो कॉस्ट ऑफ सेल कम होती जाएगी। ठीक होगी बात? अब आए जरा, तो ये ओपनिंग स्टॉक की जो आपने एंट्री पास की है, सिर्फ इन दोनों को देखें तो ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल को कम कर रहा है ज्यादा कर रहा है? ज्यादा कर रहा है। तो बेसिकली ये कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री है, ओपन पीरियोडिक सिस्टम में होती है, परपेचुअल सिस्टम में क्यों नहीं होती? क्योंकि परपेचुअल सिस्टम में वो डायरेक्ट माइनस हो जाता है। सॉरी, हम वो कार्ड के जरिए कॉस्ट ऑफ सेल डायरेक्ट फाइंड करते हैं। परपेचुअल सिस्टम में कॉस्ट ऑफ सेल के लिए कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं होता। ये जो फार्मूला आपने लिखा है ये पीरियोडिक सिस्टम का है। हम जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं वो जो आप लोग सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल लेस अदर एक्सपेंस ऐड अदर इनकम ये कहीं करते हो ना, नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, वो पीरियोडिक सिस्टम होता है। आप लिखते फॉर द पीरियड एंडेड, वो सारा पीरियोडिक सिस्टम होता है। परपेचुअल सिस्टम में तो कॉस्ट ऑफ सेल वैसे फाइंड होती ही नहीं है, वो तो कार्ड के जरिए फाइंड हो जाती है। चलो अगर नहीं भी पता, लेकिन ये है कि अपने आप को मेंटली तौर पर, मैंने कल भी बताया था कि ये जो आज पढ़ना है मैंने आज आपको याद करवा के भेजना है। तो इसका मतलब है जो चीज एक दफा हम पढ़ेंगे फिर 5 मिनट के बाद उसको सुनेंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर एक थोड़ी सी छोटी सी चीज पढ़ेंगे, फिर 5 मिनट बाद उसको सुनेंगे। तो इसलिए इस तरह से पढ़ना है कि अभी बाद में सुनाना भी है आप। सर ये क्लोजिंग एंट्री के तहत ये लिखे हुए हैं, ये क्लोजिंग एंट्री के तहत है ये वाली बात। बस आगे चलते हैं जी। ये आपके पास ओपनिंग स्टॉक की बात खत्म हो गई। अब अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर सवाल पूछा जाता है कि भाई ओपनिंग स्टॉक की एंट्री पास करें परपेचुअल सिस्टम में, तो हम क्या कहेंगे? कोई एंट्री पास नहीं होगी। और अगर कोई पीरियोडिक सिस्टम में पूछेगा तो हम उसकी एंट्री पास कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट। बट कॉस्ट ऑफ सेल की जगह एसओपीएल भी आ सकता है, एसओसीआई भी आ सकता है, और ट्रेडिंग अकाउंट का लाभ भी आ सकता है। अच्छा अब आ जाए मेंटली तौर पर अपना कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करें। पहले हमारे पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ था, उसकी हमने एंट्री देख ली। अगला क्या हो सकता है? आपने स्टॉक खरीदा, आपने गुड्स परचेज की। जब गुड्स खरीदते हैं क्या एंट्री पास करते हैं? परचेज डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक या अकाउंट पेबल क्रेडिट। लफ्ज ट्रेड पेबल भी इस्तेमाल होता है। परचेजेस डेबिट, कैश या अकाउंट पेबल क्रेडिट। कैश और बैंक एक बात होती है? मतलब ये इसका मतलब होता है कैश परचेजेस। अब अगर आप
परपेचुअल सिस्टम की बात करें, वो क्या एंट्री पास करता है? परपेचुअल सिस्टम वाला एंट्री पास करता है इन्वेंट्री डेबिट, कैश या अकाउंट पेबल क्रेडिट। वो क्या एंट्री पास करता है परपेचुअल सिस्टम वाला? अब अच्छी एंट्री कौन सी है इन दोनों में से? परचेज टू कैश या इन्वेंट्री टू कैश? अगर हमें ना पता होता कि जब गुड्स खरीदते हैं परचेज डेबिट करते हैं, तो हम जब गुड्स खरीदते हैं तो यही एंट्री पास करते हैं ना, स्टॉक डेबिट कैश क्रेडिट। अगर हमें ये ना पता होता कि गुड्स खरीदो तो परचेज डेबिट करते हैं, तो फिर हमने क्या एंट्री पास करते? स्टॉक डेबिट। स्टॉक इन्वेंट्री एक ही बात है। तो ये कौन करता है एंट्री? ये होते हैं जो लोग आपके वेयर हाउस में बैठे होते हैं। ये आपके पेपर में नहीं आने वाली बात, ये वैसे बता रहा हूं। जो वेयर हाउस वाला बंदा बैठा है ना, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं करता। वो कौन सी अकाउंटिंग करता है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वो कौन सी अकाउंटिंग करता है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग वाला बंदा ये काम कर रहा होता है। वो कहता है मुझे नहीं पता परचेज क्या है, सेल क्या है, मुझे ये पता है मेरी इन्वेंट्री आएगी तो मैं इन्वेंट्री डेबिट करूंगा, मेरी इन्वेंट्री जाएगी तो मैं इन्वेंट्री क्रेडिट करूंगा। परपेचुअल सिस्टम में कौन वाला बंदा बैठा है? कॉस्ट अकाउंटेंट। और कॉस्ट अकाउंटेंट देखता है कि मैंने सिर्फ ये देखना है इन्वेंट्री आएगी तो इन्वेंट्री डेबिट, इन्वेंट्री जाएगी तो इन्वेंट्री क्रेडिट। मुझे नहीं पता परचेज क्या होता है, सेल क्या होता है। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला क्या करेगा? वो जो हम नॉर्मल है, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे होते हैं ना, तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला होता है वो नॉर्मल वही एंट्री पास करता है। जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट है वो परचेज का अकाउंट मेंटेन कर रहा होगा, और जो कॉस्ट अकाउंटेंट है वो परचेज का अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा होगा। अब आ जाए नेक्स्ट, अगली बात है कि जो चीज खरीद के आ रहा है उसके ऊपर आपको कोई किराया पड़ रहा है। कैरेज इन। कैरेज इन का कोई भी नाम हो सकता है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रैवलिंग कॉस्ट, फ्रेट इन कॉस्ट, मतलब स्टॉक खरीदने पे कोई भी खर्चा जो उसमें ऐड होता है। ये किसकी बात हो रही है? सॉरी, डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ परचेज। ये डायरेक्टली एक्सपेंसेस ऑफ परचेज हैं। वो पेपर में आपको ये कहेगा कि कैरेज इन आपका इतना पे हुआ है। तो जब कैरेज इन की बात आ जाए तो पीरियोडिक सिस्टम वाला एंट्री पास करेगा कैरेज इन डेबिट, कैश क्रेडिट। कैरेज इन डेबिट, कैश क्रेडिट। जो कॉस्ट अकाउंटेंट होगा वो उसकी एंट्री पास करेगा इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट। क्योंकि उसने तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करना है ना। yes. उसने इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करना है, तो वो कहेगा मेरी इन्वेंट्री में इजाफा हुआ है। ये भी परचेजेस में ऐड करता है, लेकिन अलग से नाम से करता है, कैरेज इनके नाम से जाके करता है। वैसे तो एक्सपेंस नहीं होता, तो एक्सपेंस ही है, एक्सपेंस भी डेबिट होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड हो जाता है। ऊपर वाली इन्वेंट्री में भी ऐड होगा या नीचे वाली में ऐड? ऊपर ये डायरेक्ट इन्वेंट्री में ऐड कर देता है। ये इन्वेंट्री ही डेबिट कर रहा है। नीचे वाला क्या करेगा? जब कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करेगा ना, परचेजेस लिखकर नीचे उसमें कैरेज इन के नाम से लिखेगा। जो है जो परचेज करेगा तभी इन्वेंट्री के अंदर ऐड नहीं, कैरेज इन की अपनी एंट्री, इन्वेंटरीज ऐड होंगे। परचेज की अपनी एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल में दोनों जाकर ऐड होंगे, लेकिन ये डायरेक्ट इन्वेंट्री की वैल्यू में ही ऐड करेगा। बट पेपर में सवाल कैसे आएगा? वो कहेगा मैंने 200 रुपए किराया पे किया है जब मैं इन्वेंट्री खरीद के आया हूं, बताओ उसकी एंट्री क्या होगी? तो हम एंट्री पास करेंगे अगर पीरियोडिक सिस्टम होगा तो कैरेज इन डेबिट, कैश क्रेडिट, और अगर परपेचुअल सिस्टम होगा तो इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट। ठीक होगी बात? नहीं तो बताया ना मसला क्या? 800 का स्टॉक ही है। हाँ। और 200 के इसके ऊपर कैरेज 800 की अपनी एंट्री बताओ। 800 की एंट्री पास होगी ये, इन्वेंट्री 8 है। और 200 की एंट्री पास होगी ये। तो अब तो इसके अंदर 800 ऐड होगा नहीं, दोनों 200 की जब परचेज की आप अलग से एंट्री पास कर रहे हो, कैरेज इन की अलग से एंट्री पास कर रहे हो, फिर उन दोनों को इकट्ठी क्यों एंट्री पास करो? मतलब जब आपसे अगर परचेज की एंट्री पूछी जाएगी तो परचेज की एंट्री पास करो। अगर आपसे कैरेज इन की एंट्री पूछी जाए तो कैरेज इन की एंट्री बताएंगे। हाँ, अगर आप ये कहते हो कि परचेज और कैरेज इन एक ही एंट्री के अंदर लिखा हो
तो इसको तो आप पूरे 1000 से इकट्ठी भी एंट्री पास कर सकते हो क्योंकि दोनों की सेम एंट्री बन रही है। बट मोस्टली ऐसा होता है जो कैरेज होना था वो हमेशा कैश पे कर देते हो और जो इन्वेंट्री होती है वो उधार पे हो रही होती है। तो इसलिए बेहतर होता है इसकी अगर उसने इकट्ठी एंट्री पास किया ओके, नहीं तो अलग अलग। कैरेज इन की एंट्री का क्लियर हो गया। अच्छा, ये कैरेज इन की भी सेम एंट्री, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट की भी ये एंट्री, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस की भी यही एंट्री। मतलब जो चीज इन्वेंट्री की वैल्यू में ऐड करते हो, ये कहीं पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? ये उधर पड़ा है, कॉस्ट ऑफ परचेज। फर्स्ट लेक्चर है इन्वेंट्री का, उसके अंदर हमने ये देखा कि कौन कौन सी वैल्यू इन्वेंट्री की वैल्यू में ऐड होती है और कौन कौन सी इग्नोर होती है। जो इन्वेंट्री की वैल्यू में ऐड होती है चीजें, उनकी यही एंट्री है। इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट की एंट्री बताएं फिर। पीरियोडिक में इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट डेबिट कैश क्रेडिट, परपेचुअल में इन्वेंट्री डेबिट कैश। हाँ, तो ये परपेचुअल में इन्वेंट्री को फिर दोबारा 200 से डेबिट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, अभी हमारी ओपनिंग स्टॉक की एंट्री पास हुई, परचेज की, और परचेज करने के ऊपर जो किराया लगा। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद हम करते हैं परचेज रिटर्न। इंश्योरेंस वो सब की सेम एंट्री, अब दोबारा सारी एंट्री तो नहीं पास करेंगे ना। परचेज रिटर्न, अब परचेज रिटर्न की नॉर्मल एंट्री पास करेंगे पीरियोडिक सिस्टम के अंदर। क्या होती है परचेज रिटर्न की एंट्री? कैश या अकाउंट पेबल डेबिट परचेज रिटर्न करें। कैश या अकाउंट पेबल डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट। परपेचुअल सिस्टम वाला कौन सी एंट्री पास करेगा? कैश या अकाउंट पेबल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। ओके की बात? नेक्स्ट, उसके बाद आ गया सेल। जब स्टॉक सेल करें, पहले तो एक बात सीखें। मोस्टली ऐसा होता है कि एक चीज अगर मैं 100 रुपए की बेच रहा हूं तो हो सकता है उसकी कॉस्ट कितनी हो? 80। कॉस्ट से सेल और सेल से कॉस्ट फाइंड करनी आती है? सीपीएस मैंने आपको सिखाया। कॉस्ट से सेल और सेल से कॉस्ट। अगर ना बताई हो तो सीपीएस लगा देंगे, अगर बताई हो तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास 80 रुपए की चीज 100 रुपए में बिकी, सेल किया। वैसे सेल की एंट्री क्या होती है पीरियोडिक सिस्टम में? कैश या अकाउंट, कैश टू सेल या अकाउंट रिसीवेबल्स। कैश टू सेल 80 रुपए से या 100 रुपए से? 100 रुपए से, क्योंकि सेल तो मेरी 100 रुपए की हुई है ना, मुझे 100 रुपए कैश आएगा। अब जो कॉस्ट अकाउंटेंट है वो तो अपनी इन्वेंट्री को देख रहा होता है। वो तो देखेगा मेरे पास इन्वेंट्री आती है तो डेबिट, इन्वेंट्री जाएगी तो क्रेडिट। उसकी इन्वेंट्री कम कितने से हुई? 80 से। इसका मतलब यह है कि दोबारा यहां पर चलें, सेल की जो पीरियोडिक सिस्टम में एंट्री पास होगी वो एंट्री पास होगी कैश या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। और अमाउंट भी कौन सी आएगी? 100 से। हमने अज्यूम कर लिया ना सेल वैल्यू को। और परपेचुअल सिस्टम वाला इसकी क्या एंट्री पास करेगा? वो एंट्री पास करेगा कैश या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 100 से। अच्छा, उसके पास कैश कितना आएगा? 100 ही आएगा ना। सेल तो उसकी जो इनकम है वो कितनी हुई? 100। वो दो एंट्री सेल की पास करेगा, एक अपनी इन्वेंट्री काम करेगा
Next is एक अपनी इन्वेंट्री काम करेगा और दूसरा अपनी सेल की एंट्री पास करेगा। तो परपेचुअल सिस्टम में सेल की हमेशा 2 एंट्रीज पास होती है। परपेचुअल सिस्टम में सेल की हमेशा 2 एंट्रीज पास होती है, एक नॉर्मल सेल की एंट्री और एक अपनी इन्वेंट्री को कम करने की एंट्री। कल मैंने एक बात बताई थी कि इन्वेंट्री के साथ अगर आपके पास कुछ भी ना पता हो ना कि उसके साथ कौन आना है, मतलब डेबिट क्रेडिट में, तो किसका नाम बोला था? कॉस्ट ऑफ सेल। तो आपकी एंट्री पास होगी। बताएं क्या एंट्री पास होगी? 80 रुपीज की कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। कितनी अमाउंट से भला? 80 से। और वैसे भी आप लोगों की जब सेल जैसे जैसे सेल होती है आपकी कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ती है, और जितनी चीज सेल होगी उसकी कॉस्ट ऑफ सेल भी तो आती है। अभी परपेचुअल सिस्टम में कार्ड नहीं बनाते हो, जब सेल करते हो तो कॉस्ट ऑफ सेल के कॉलम में कुछ ऐड कर रहे होते हो। yes. और जब सेल करते हो तो परपेचुअल सिस्टम में कॉलम के अंदर ऐड करते हो। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने कल का लेक्चर नहीं लिया हो, कौन है? लेक्चर ले लिया? और तो कोई नहीं है ना ऐसा जो कल का लेक्चर में, क्योंकि वो कल वाली सारी बातें कर रहे हैं। चले तो पेपर में ये सवाल भी आ सकता है, परपेचुअल सिस्टम में सेल की 2 एंट्रीज होती हैं, पीरियोडिक सिस्टम में सेल की 1 एंट्री पास होती है। परपेचुअल सिस्टम में एक कॉस्ट की अलग एंट्री पास होगी और उसकी सेल की वैल्यू की अलग हो सकती। नॉर्मली हालात में सेल की अमाउंट हमेशा ज्यादा होती है, बट दोनों बराबर भी हो सकती हैं और सेल की वैल्यू कम भी हो सकती है इन केस ऑफ लॉसेस। तो वो परेशानी की कोई बात नहीं, बट एंट्री सेम है। सेल की एंट्री कैश टू सेल और कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री। अब आ जाते हैं सेल्स रिटर्न। अब सेल रिटर्न से क्या मुराद है? चीज हमने बेची थी, वो वापस आ। अजम्पशन थोड़ी सी ले लेते हैं, मैंने चीज बेची थी 10 रुपए की, वापस आ गई, लेकिन वो चीज मेरी थी 8 रुपए की। मैंने 8 रुपए वाली चीज 10 रुपए में बेची थी, वो चीज वापस आ गई। अब जब मैं सेल रिटर्न की एंट्री पास करूंगा नॉर्मल, तो 10 रुपए से सेल रिटर्न की एंट्री पास करूंगा या 8 रुपए से? 10 रुपए से, क्योंकि मैंने 10 की बेची थी, 10 की वापस आई। yes. मेरे स्टॉक में भी 10 का इजाफा होगा 8 का इधर भी प्रैक्टिकली। अब मैंने 8 रुपए की चीज 10 रुपए की बेची, वो वापस आ गई, तो सेल रिटर्न की एंट्री आपने कहा जी 10 रुपए से मैं पास कर दूंगा। और सारी सी बात है, ये रिटर्न इन है या रिटर्न आउट है? इन है, वापस आई, हमारे स्टॉक में जाकर ऐड हो जाएगी। तो 10 रुपए से ऐड करेंगे या 8 रुपए से? 8 रुपए से, क्योंकि वो चीज तो असल 8 रुपए की थी। तो मेरे स्टॉक में इजाफा 8 रुपए से होगा, मेरी सेल रिटर्न की एंट्री 10 रुपए से पास होगी। पीरियोडिक सिस्टम में तो एक एंट्री पास करते हैं, क्या एंट्री पास होगी पीरियोडिक सिस्टम? सेल्स रिटर्न डेबिट, कैश है तो कैश, वरना अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। किस अमाउंट से? 10। और दूसरी एंट्री पास होगी, यहां पर 2 एंट्रीज पास होगी, एक सेल रिटर्न डेबिट, कैश या अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, और दूसरी एंट्री एक पास होगी इन्वेंट्री डेबिट, क्योंकि इन्वेंट्री बढ़ रही है। कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट 8 रुपए से। ये हमारे सेल रिटर्न की एंट्री, सेल रिटर्न डेबिट, कैश या अकाउंट रिसीव्ड क्रेडिट दोनों में, और फिर इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओके, यहां तक। आगे कैरेज आउट की एंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल कम हुई है ना, मतलब हाँ जी, वापस होगी ना चीज। कैरेज आउट, कैरेज आउट होता क्या?
जो हम डिलीवरी चार्ज, जब हम चीज बेचते हैं ना तो उस पे जो हमारा खर्चा, ये खरीदने पे नहीं है, ये बेचने पे है। इसकी एंट्री पास होगी कैरेज आउट डेबिट, कैश क्रेडिट, और ये तब एंट्री पास करनी है अगर कैरेज आउट हम बेयर कर रहे हैं, यस, हम पे कर रहे हैं। अगर वो बायर पे कर रहे हैं फिर हम क्यों करेंगे, यस, फिर तुम्हारी एंट्री नहीं बनती। अगर हम खर्चा कर रहे हैं कैरेज आउट भी, तब हम एंट्री पास करेंगे, कैरेज आउट डेबिट, कैश क्रेडिट। परपेचुअल सिस्टम वाला क्या एंट्री पास, माइनस, कैरेज आउट डेबिट, कैश क्रेडिट, उसका इन्वेंट्री के साथ, ये तो इन्वेंट्री को कुछ कहे ही नहीं भी नहीं रहा। कैरेज आउट कब हम इन्वेंट्री में ऐड करते हैं, जब वो डायरेक्ट हो, कैरेज आउट तो हमारे अदर एक्सपेंस है, डायरेक्ट, वो तो कॉस्ट ऑफ सेल को डिस्टर्ब भी नहीं करते। तो कैरेज आउट की एंट्री दोनों में सेम है, क्योंकि ना तो ये इन्वेंट्री में प्लस होता है ना ये इन्वेंट्री से माइनस होता है। तो वो चीज जो इन्वेंट्री को डायरेक्ट हिट नहीं करेगी, जैसे अगर वो कहता प्लांट खरीदा है तो प्लांट खरीदने की एंट्री प्लांट टू कैश, तो कैश, उसका इन्वेंट्री के साथ क्या ताल्लुक है। उसके बाद फिर ये एंट्री पास ही क्यों कर रहा है इसका? अच्छा क्यों कर रहा है, मतलब उसने कैरेज आउट उसने यानी डिलीवरी चार्जेस पे कर दिए हैं, वो रिकॉर्ड ही ना करे। नहीं वो ये तो फाइनेंशियल को नहीं तो वो एंट्री पास ना करे। रिकॉर्ड एंट्री का मतलब होता है किसी चीज को रिकॉर्ड करना, मतलब ये एक्सपेंस को रिकॉर्ड ही ना करे। रिकॉर्ड तो करेगा ना, वो मतलब इन्वेंट्री को कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वैसे अगर रेंट पे कर रहा है तो रिकॉर्ड रेंट की अपनी एंट्री, रेंट की एंट्री क्या होगी, रेंट टू कैश, दोनों में सेम होगी। चाहे वो जो परपेचुअल सिस्टम वाला है वो रेंट पे कर रहा है, वो भी यही एंट्री पास करेगा। ये तो सिर्फ इन्वेंट्री से रिलेटेड चीजें चेंज कर रहा है। कैरेज आउट के बाद आ जाए ड्राइंग्स की एंट्री। कैरेज आउट हमारे सेलिब्रेट एक्सपेंस है, तो ये ऐसे सेल्स एक्सपेंस है, हाँ। तो ये सेल से मतलब सेल ने ये अदर एक्सपेंस में डायरेक्ट आता है। ये जो एनआरवी फाइंड करने के लिए करते होते हो ना, वो एक्सपेंसेस इनकर्ड नहीं हुआ होता, वो एक्सपेक्टेड होता है, एक्सपेक्टेड होता है, वो सिर्फ कैलकुलेशन में इस्तेमाल होता है। ये वो एक्सपेंस है जो एक्चुअल में इनकर्ड हुआ है। ड्राइंग्स की एंट्री, और ये ड्राइंग्स कैश वाली नहीं है। अगर ड्राइंग्स कैश वाली हैं तो दोनों केसेस में एंट्री पास होगी ड्राइंग्स टू कैश। बट ये इन्वेंट्री ड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज, तो ये एंट्री पीरियोडिक वाला क्या एंट्री पास करता है, ड्राइंग टू परचेजेस, ड्राइंग्स टू परचेजेस। ड्राइंग्स टू, अच्छा ड्राइंग्स की हमेशा कॉस्ट से एंट्री पास होती है, चाहे कोई भी सिस्टम हो। सेल वैल्यू से एंट्री हो ही नहीं सकती। अब बताएं परपेचुअल वाला क्या एंट्री पास करेगा, ड्राइंग टू इन्वेंट्री, ड्राइंग्स डेबिट, इन्वेंट्री, पीछे वाला पार्ट हो जाता है ड्राइंग्स परचेज। जब गुड्स खरीदते हैं तो एंट्री पास करते हैं परचेजेस डेबिट। अब गुड्स जब जाएं तो हमने पढ़ा हुआ है ये अपनी जनरल एंट्री रूल के अंदर कि परचेज गुड्स खरीदे तो परचेज डेबिट, सेल के अलावा गुड्स किसी भी तरह से आउट हो तो परचेज क्रेडिट। ड्राइंग्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। अब फिर से इंपॉर्टेंट एंट्रीज आने लगी। पहले उसका कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। कॉन्सेप्ट से मुराद ये कि वैसे बता देता हूं, कॉन्सेप्ट याद रखना जरूरी नहीं है, और आप, मुझे भी पता कि आप कोई चीज गैर जरूरी याद नहीं रखते। कॉन्सेप्ट है लॉसेस का, और ये लॉसेस बात हो रही है इन्वेंट्री की। और इन्वेंट्री आपके पास दो टाइप की होती है, एक फिनिश्ड गुड्स जो मेन, और एक रॉ मटेरियल, और फिर एक हो गया वर्क इन प्रोसेस बी। लॉसेस का मतलब है इन्वेंट्री का जाया हो जाना। लॉसेस का मतलब है इन्वेंट्री का जाया हो जाना। आप गुड्स बना रहे हो, आपकी इन्वेंट्री जाया हो रही है,
ड्यूरिंग प्रोसेस, और वो जाया होती ही होती है, उसे बोलते हैं नॉर्मल लॉस। एक्सपेक्टेड लॉस, जो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर आपने एक ड्रेस स्टिच करवाना है, आपने जो कुछ कपड़ा आपका वो दर्जी है वो जाया करेगा ही करेगा, जो मर्जी हो जाए, थोड़ा सा तो जाया होना ही होना। आप कहते तो ये भी जाया ना हो, आप कहते तो नहीं इससे मेरे छोटे बहन भाई का कोई ड्रेस बन जाए, छोटा ड्रेस बन जाए, बहन भैया आने वाले बच्चों वो रखते रहना, छोटा ड्रेस बन जाए, तो इसको भी अकाउंटिंग वाला बोलता है, इसको बोला जाता है बाय प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है? मेन प्रोडक्ट आपका ही ड्रेस था, और इसको बोला जाता है बाय प्रोडक्ट। अकाउंटिंग वाला उसको भी नॉर्मल लॉस की तरह ही ट्रीट करता है। बाय प्रोडक्ट को भी उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है? जैसे नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट होती है। वो किस तरह से होती है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, आगे आए पढ़ोगे, कैफ के अंदर जाकर पढ़ोगे। तो ये जो चीज आपको लगता है कि इसने जाया होना ही होना है, जैसे अगर ये जिस लकड़ी से ये टेबल बनी हो, तो क्या ये सारी एग्जैक्ट 100% लकड़ी इसके अंदर इस्तेमाल हुई होगी, या बहुत सारी लकड़ी जाया भी हुई होगी? दैट इज द नॉर्मल लॉस। अब एक होता है एबनॉर्मल लॉस, अनएक्सपेक्टेड लॉस। अगर नॉर्मल लॉस से लॉस बढ़ जाए उसे बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। अगर नॉर्मल लॉस से लॉस बढ़ जाए, वो कैसे? मिसाल के तौर पर आपने अपना ड्रेस स्टिच करवाया, आपके ड्रेस में वो पता है ना, वो साइकिल या बाइक के वो चेन के अंदर आ जाता होता है ड्रेस कभी कभी, और वो सारा ही फट जाता है, वो काबिल इस्तेमाल ही नहीं रहता। वो क्या है? एबनॉर्मल लॉस। मतलब या वो कोई भाई साहब, बहन जी तो शायद ये काम नहीं करती, भाई साहब वो जो कश लगाते हैं सिगरेट के, वो सिगरेट पी रहे थे तो किसी ना किसी तरीके से ना वो इतने खोए हुए थे 14 फरवरी के बाद कि वो सिगरेट कपड़े के ऊपर गिर गई, तो उसके कपड़े में जगह जगह, दिल की जगह कपड़े के सुराख हो गए। अब वो जो कपड़ा जाया हो गया, क्या ये नॉर्मल था? दैट इज एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस वो होता है जो अनएक्सपेक्टेड लॉस हो। मतलब अगर हम इन्वेंट्री साइड पर है, हमारी इन्वेंट्री चोरी हो जाए, तो ये क्या नॉर्मल है? एबनॉर्मल लॉस। हमारी इन्वेंट्री को आग लग जाए, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस वो होता है जो हमारे नॉर्मली नहीं होते, ठीक है? एक्सीडेंट हो जाए, स्टॉक जाया हो जाए। तो एबनॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो मोर देन एक्सपेक्टेड या नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ना होता हो, और जो नॉर्मल है वो होता ही होता है। अगर आप चाहते हो कि ये लॉस ना हो, जैसे एक भाई साहब कहता है, वो शेख तबीयत का मालिक है, वो कहता है कि भाई मेरा ड्रेस ना जाया नहीं होना चाहिए, आप ना बोर्ड तोड़ के ना मेरे कपड़ों के अंदर ही एडजस्ट कर दे, तो फिर उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। वो कहते हैं नॉर्मल लॉस को लोग बचाने के लिए ना इतना खर्चा कर देते हैं कि फिर वो नॉर्मल लॉस से ज्यादा एक्सपेंस आ जाता है। मतलब 5 रुपए का नॉर्मल लॉस बचाते हैं, 7 रुपए का खर्चा आ जाए, वो कहेंगे फिर बेहतर है 5 रुपए का लॉस होने दे। हाँ, नॉर्मल लॉस आगे फर्दर यूटिलाइज भी हो सकता है बाय प्रोडक्ट के तौर पे, फिर उसकी अपनी अकाउंटिंग होती है। फिलहाल आप लोगों को पता चल गया नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस का डिफरेंस। अब उसकी क्या हुआ? वो तो गेम नहीं, अब नॉर्मल, वो तो अब नॉर्मल गेन हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट हमने सीखा भी है कि जो आपने सोचा था कि इतना लॉस होगा लेकिन उससे अगर कम, अब नॉर्मल गेन। अब नॉर्मल लॉस की पहले एंट्री देख ले। नॉर्मल लॉस की एंट्री पीरियोडिक सिस्टम में इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। पीरियोडिक सिस्टम में इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। अगर पेपर में वो एक लॉस के बारे में बता दे और आगे वो ये कह दे इट इज कंसीडर्ड एज नॉर्मल, तो पीरियोडिक सिस्टम में उनमें उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। परपेचुअल सिस्टम में तो होगी एंट्री, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री जाया तो हुई है, चाहे थोड़ी सी क्यों नहीं हो, तो क्या एंट्री पास करोगे?
नॉर्मल लॉस की एंट्री होती है डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। परपेचुअल सिस्टम मुझे लगता है आपको कल का पढ़ा हुआ भूल गया। क्या कहा था? सब कुछ कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करना है, यस इवन के ड्राइंग्स भी। यस आप ड्राइंग्स की जगह आगे ब्रैकेट में कॉस्ट ऑफ सेल भी लिख सकते हो। ड्राइंग्स की जगह ब्रैकेट में कॉस्ट ऑफ सेल भी लिख सकते हो। सिर्फ एबनॉर्मल गेन में आपकी कॉस्ट ऑफ सेल माइनस होती है, वरना हर से कॉस्ट ऑफ सेल हमारी बढ़ जाती है। तो आपने अगर पेपर में सवाल आ जाए कि नॉर्मल लॉस की एंट्री पास करो, तो पीरियोडिक सिस्टम में उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती, और परपेचुअल सिस्टम में कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। अब आ जाओ एबनॉर्मल लॉस की एंट्री। इसकी एंट्री आपको वैसे भी आती है, एबनॉर्मल लॉस डेबिट परचेजेस क्रेडिट, क्योंकि स्टॉक की बात हो रही है। एबनॉर्मल लॉस डेबिट परचेजेस क्रेडिट। और परपेचुअल सिस्टम वाला एंट्री पास करेगा एबनॉर्मल लॉस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। एबनॉर्मल लॉस में भी जाकर कॉस्ट ऑफ सेल को ही उसने चेंज करना आता है, लेकिन नाम एबनॉर्मल लॉस का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल लॉस के लिए कॉस्ट ऑफ सेल का नाम इस्तेमाल होता है नॉर्मल लॉस के लिए, और एबनॉर्मल लॉस के लिए एबनॉर्मल लॉस का वर्ड ही इस्तेमाल होता है। क्या जिसने कॉस्ट ऑफ सेल में जाकर प्लस ही होना है, होना इसने भी प्लस है, बट वो ना शायद स्टैंडर्ड ने कहीं मिक्स ना हो जाए चीजें, इसलिए उसने नाम, जैसे ड्राइंग्स की जगह वो मोस्टली ड्राइंग्स का नाम इस्तेमाल करता है, ड्राइंग्स टू इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल सेकेंडरी, अगर ऑप्शन के अंदर कॉस्ट ड्राइंग्स लिखा ही नहीं हुआ ना, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री। बिल्कुल ऐसे ही अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है एबनॉर्मल लॉस टू इन्वेंट्री, तो हम इसको प्रेफर करें, और अगर ये है ही नहीं और लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री, वो भी ठीक है, लेकिन पहली प्रेफरेंस एबनॉर्मल, क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री दोनों में लिखता है तो फिर दोनों में फर्क खत्म हो जाएगा। आप ड्राइंग्स में भी ये एंट्री पास हो रही होगी, एबनॉर्मल लॉस में भी यही एंट्री पास हो रही होगी, तो इसलिए उसने ड्राइंग्स के लिए ड्राइंग्स टू इन्वेंट्री, नॉर्मल लॉस के लिए कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री, और एबनॉर्मल लॉस के लिए एबनॉर्मल लॉस टू इन्वेंट्री। तो ये हमारी नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस की एंट्री पास हो जी। किसमें? कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल में क्योंकि देखें इन्वेंट्री कम हुई और कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई। हमने तो ये देखा ना कि इन्वेंट्री के अपोजिट साइड पे अगर कोई चीज हम नहीं लिखते नाम कोई, तो कॉस्ट ऑफ सेल। तो नॉर्मल लॉस का नाम लिखने की इजाजत नहीं। तो जब भी आपको लगे कि नॉर्मल लॉस है तो कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री। और पीरियोडिक वाला क्या एंट्री पास करेगा नॉर्मल लॉस की? वो एंट्री पास करेगा। इन्वेंट्री के अलावा कोई और चीज होगी वो उधर जाकर पढ़ेंगे। अभी हम IAS 2 पढ़। अब आ जाओ, एक इंटरेस्टिंग चीज आने लगी है। आपकी इन्वेंट्री, आप अपनी इन्वेंट्री ऑफिस में इस्तेमाल कर रहे हो, आप अपनी इन्वेंट्री ऑफिस में इस्तेमाल कर, ये मैं तकरीबन वो एंट्रीज बता रहा हूं, तकरीबन ऑलमोस्ट 100%, नॉट 100%, ऑलमोस्ट 100% सारी जिंदगी है यही एंट्री। बाद में सारी यही एंट्री इस्तेमाल करोगे, और वैसे भी आपने पढ़ने बस यहां पर है ये स्टैंडर्ड, उसके बाद सारी जिंदगी इस्तेमाल करना है। ना FR 1 में पढ़ेगा दोबारा, ना FR 2 के अंदर, ना आगे CFAP के अंदर, बट इस्तेमाल सबसे ज्यादा यही होगा। दो स्टैंडर्ड आपकी अकाउंटिंग की बेस है, एक इन्वेंट्री और एक IAS 16 जो इसके बाद हमने पढ़ा। ये दो स्टैंडर्ड हैं जो पूरी अकाउंटिंग के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल। इन्वेंट्री तो आपको पता है, इन्वेंट्री के बगैर तो बिजनेस ही नहीं है, सब कुछ तो इसके लिए ही है। अब एबनॉर्मल लॉस के बाद हम ये देख रहे हैं, पहले इसकी कहानी समझें फिर उसके बाद आगे चलते हैं कि अगर आपके पास इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री हम कर लेते हैं दो टाइप की। एक इन्वेंट्री आपका बिजनेस है स्टेशनरी का,
दूसरा बिजनेस कर लेते हैं आपका फर्नीचर का, और एक बंदे का बिजनेस है, कर लेते हैं ब्रिक्स, ईंटों का। ठीक है, जिस बंदे का स्टेशनरी का बिजनेस है, स्टेशनरी खरीदेगा तो परचेज की एंट्रियां पास करेगा, बेचेगा तो सेल की एंट्रियां पास करेगा। बट अगर अपने ही स्टेशनरी को ऑफिस में इस्तेमाल कर रहा है, अपने बिजनेस, ड्राइंग्स तो तब होता है ना ऑफ पर्सनल यूज। ऑफिस के लिए आपने एक पेन और कॉपी और एक स्केल उठाकर ऑफिस में इस्तेमाल करने लग गए, तो ये तो बिजनेस यूज में आ गया। अब इसकी वो क्या एंट्री पास करेगा, परपेचुअल में भी और पीरियोडिक में भी। अब परपेचुअल में ये एंट्री, सॉरी पीरियोडिक में एंट्री पास करेगा स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। तो यही होता है ना स्टेशनरी का, स्टेशनरी की एंट्री क्या होती है, स्टेशनरी टू कैश। स्टेशनरी खरीदने की एंट्री क्या होती है, स्टेशनरी टू कैश। तो क्या ये स्टेशनरी खरीदी है, ये तो अपने स्टॉक से उठाकर रखी है ना। तो क्या एंट्री पास करोगे, स्टेशनरी डेबिट परचेज क्रेडिट, किसके अंदर, पीरियोडिक। तो परपेचुअल के अंदर क्या एंट्री पास करोगे, स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट इन्वेंट्री जी, हाँ जनरल एंट्री, तो ये जनरल एंट्री पास करिए, ये जनरल एंट्रीज ही है पीरियोडिक में और परपेचुअल में। क्या अब बिजनेस का नहीं पता किस चीज का बिजनेस नहीं, तो मैं तो स्टेशनरी का बिजनेस होगा तो ये एंट्री पास होगी। अगर आपका स्टेशनरी का बिजनेस नहीं है तो स्टेशनरी बाहर से खरीदोगे, तो फिर तो स्टेशनरी टू कैश है। जिस चीज का बिजनेस है वही चीज का न्यूज़ करेंगे, उसी की बात कर रहे हैं। जिस चीज का मेरा बिजनेस है, मैंने उसको अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया, तो जब भी अपने बिजनेस के लिए, एक तो बेचूंगा ना, अगर अपने बिजनेस में किसी भी तरह से इस्तेमाल करूंगा, चाहे ऑफिस में चाहे किसी और को उठाकर अपने बिजनेस में दूंगा, उसकी पीरियोडिक में एंट्री पास होगी। देखिए स्टेशनरी डेबिट हो गया क्योंकि ऑफिस में आ गई चीज, क्या कैश गया, वो तुम्हारा स्टॉक पड़ा हुआ कम हो गया ना। तो अगर पीरियोडिक सिस्टम है तो स्टेशनरी टू परचेज, और अगर परपेचुअल है तो स्टेशनरी टू इन्वेंटरी। और अगर हमारा स्टेशनरी का बिजनेस ही नहीं है तो फिर ये एंट्री क्यों पास होगी, ये तो तब एंट्री पास होगी कि अगर हमारा स्टेशनरी का बिजनेस है और अगर हम स्टेशनरी अपने ऑफिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अगर जाती पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब तो ड्राइंग्स की एंट्री पास होगी। और हमने ड्राइंग्स की एंट्री पर सीख क्या रहा रहे, परपेचुअल में भी और पीरियोडिक में भी। अगर है फर्नीचर का बिजनेस तो बताओ क्या एंट्री पास करोगे, फर्नीचर टू परचेज पीरियोडिक सिस्टम में, फर्नीचर टू परचेज पीरियोडिक सिस्टम में, और फर्नीचर टू इन्वेंट्री परपेचुअल। तो एंट्री लिखने की जरूरत है, दोनों में कॉस्ट पे। इन्वेंट्री की हमेशा एंट्री कॉस्ट पे पास होती है जब भी किसी साइड पर हम लेकर जाते हैं। तो क्या एंट्री पास होगी यहां पर, फर्नीचर की एंट्री फर्नीचर डेबिट परचेज क्रेडिट। फर्नीचर एक्सपेंस नहीं, फर्नीचर एसेट होता है। फर्नीचर डेबिट इन्वेंट्री स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस होता है। आप जाएं जरा, स्टेशनरी को हमने एक्सपेंस में लिखते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं शुरू वाले एक दो लेक्चर्स के अंदर एक्सपेंसेस की चीज लिखी थी। कौन, लेकिन क्या हुआ, बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है ना। तो देखो एक मिनट, ओ भाई मेरे स्टेशनरी बिजनेस में जो इस्तेमाल होती है वो हमारा एक्सपेंस है। तो चाहे खरीद के लाओ या अपना इस्तेमाल करो, वो एक्सपेंस ही रहेगा। फर्नीचर हमारा नॉन करंट एसेट है, चाहे आप बाहर से खरीद के आओगे तब भी नॉन करंट एसेट लिखोगे। आप फर्नीचर का बिजनेस है और फर्नीचर उठाकर ऑफिस में रख लेते हो, तो क्या वो एक साल के अंदर खत्म हो जाएगा? चाहे अपना स्टॉक है, आप खुद चेयर्स बनाते हो, टेबल बनाते हो, और एक चेयर टेबल ऑफिस में रख लिया है, तो क्या वो एक्सपेंस बन जाएगा?
तब भी वो क्या बनेगा आपका आके नॉन करंट एसेट बनेगा। सॉरी नहीं, वो तो होता है ना, वो तो फर्नीचर भी आपका टूट सकता है, गाड़ी भी खराब हो सकती है, बट नॉर्मल हालात में हमने देखना है, नॉर्मल सर्कमस्टेंस में तो उसकी लाइफ यही होती है ना। आगे चले देते हैं ब्रिक्स। अच्छा, आपने आपका बोलना नहीं है, पहले ना चीजें सीखा करो। ये चीजें ना अगर आपको लगता है ना कि आपको समझ लग रही है, तो इसका मतलब है आपको 1% समझ आ गई, और हमारा टारगेट होता है 5% तक। ठीक है, 100% तो शायद हमें भी नहीं आता, बल्कि शायद क्या कंफर्म है, हमें भी नहीं 100% आता। तो ये जो चीजें आप लोगों सीएत के अंदर पूरी सीखते हो, तो इसका मतलब है जब आप चीजें 20% तक सीख लेते हो ना सही, कि आपको सही चीज पता है कि ये है क्या, तो आपका पेपर पास हो जाता है। और सीए क्वालिफाई करते करते तक आप तकरीबन मैक्सिमम 50% तक वो लोग अचीव कर जाते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट और शौक रखते हैं अपनी स्टडी का। तो पूरी समझ तो कभी भी नहीं आती, और ये 1% सीखने के लिए भी आपको बड़ी मेहनत की जरूरत है। ऐसे ना दिमागी तौर पर अपने आप को सुस्त ना किया करो, और सेल्फ डिसिप्लिन इतना जरूरी है कि आप लोग अपने जो डिसिप्लिन है, सोने का, उठने का, खाने का एक टाइम रखो, फिर देखना आपकी चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। जब तक ये टाइम आप नहीं फिक्स कर सकते ना, तो ऐसे कभी फेल, कभी पास, कभी परेशानी, कभी खुशी गमी, ये सब ऐसा चलता रहे। एक डिसिप्लिन के तहत एक जो आप लोग आगे अगर बढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप बाकी लोगों से ज्यादा आगे बढ़ो, तो उसका एक ही तरीका है, डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन हर चीज में नजर आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग हाँ जी मैं टाइम पे सोता हूं, उठता है ये डिसिप्लिन नहीं है। हाँ, मैं कहता हूं चाहे कोई बंदा 12 घंटे भी सोए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। असल जो तबाही होती है ना टाइम की, वो ये होती है कि उठने के बाद किताबें रखने सामने रखने के बाद ना पढ़ना, ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव टाइम होता है। ना आप सो रहे हो ना पढ़ रहे। ओवर थिंकिंग जालिम चीज है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। पता नहीं क्या बनेगा, क्या होगा, फ्यूचर के बारे में कुछ ना सोचो, अभी जहां पर बैठे हो बस वो करो। आपको पता है सीए की सबसे बड़ी बीमारी ये होती है, बच्चा पीआरसी में होता है और प्लानिंग सी फैपी कर रहा है। अभी 2 पेपर ऐसे करूंगा, फिर ये पेपर वैसा कर दूंगा, ये पेपर यहां से कर लूंगा, ये पेपर वैसा कर लूंगा, और बैठा पीआरसी में होता है। सिर्फ अपना सोचो, जो आपने अभी मार्च में एग्जाम देने हैं, बस कैसे उसको पास करना है, कैसे उसकी पढ़ाई करनी है, कितनी हो रही है, कितनी और जरूरत है, बस। इसके अलावा छोटी सी जिंदगी है, क्यों दिमाग पर जोर दे रहे हो? आगे ना बढ़ो जब तक ये पास नहीं हो जाता ना। जब ये पास हो जाएगा, आपके पास टाइम होगा सोचने की, फिर सोच ले कि कम से कम एक परेशानी खत्म हो चुकी हो। तो ज्यादा सोचना भी नहीं है। और आप लोग ना, ये आप लोग क्या, हमारा आधी कौम का यही मसला है। अगर आप किसी भी एक आम से आम बंदे को भी दिमाग उसका खोल के देखेंगे, तो इतने आइडियाज भरे पड़े होंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन है ही नहीं। एग्जीक्यूशन की जरूरत है। चलें, ब्रिक्स की बात हो रही है। अब जाहिर सी बात है, आप लोगों को तो ईंटों की जरूरत किस पर्पस के लिए? बिल्डिंग के लिए। आप अपनी बिल्डिंग बना रहे हो, और आप अपने ही स्टॉक से ईंटें उठाकर बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। इसका मतलब ये स्टॉक इस्तेमाल हो रहा है रॉ मटेरियल के तौर पे। अब ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? एज ए रॉ मटेरियल टाइप हो गया। अब जब मैं इसकी परपेचुअल सिस्टम या पीरियोडिक सिस्टम में एंट्री पास करूंगा, तो जब ये एंट्री पास होगी ना इसके अंदर, पीरियोडिक सिस्टम के अंदर, तो पता क्या एंट्री पास होगी? बिल्डिंग डेबिट, परचेज क्रेडिट। क्या एंट्री पास होगी? क्योंकि बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग में सरिया लगेगा, बिल्डिंग में सीमेंट लगेगी, बजरी लगेगी, ईंटें लगेगी, वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होती है, उसको बिल्डिंग ही डेबिट होती रहती है। बिजनेस में, बिजनेस की आपको बिजनेस अपनी बिल्डिंग बनवा रहा है। हाँ, किसी के सर में मारने के लिए वो ईंटें लेकर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये मुझे मेरा बिजनेस होता मैं जरूर लेकर आता या काम पर लाता, जो ले आते हैं। चलो कोई और सोच के बताओ।
हमारे पास बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, हाँ रॉ मटेरियल हम लोग क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं मिसाल के तौर पर मेरा इंडो का बिजनेस है, तो मेरा मटेरियल क्या है? मेरा मटेरियल क्या है? बिजनेस का मटेरियल ब्रिक्स, सॉरी स्टॉक ब्रिक्स है ना। अब मैंने सोचा कि यार मैंने एक वेयर हाउस बनाना है या एक ऑफिस बनाना है जहां पर लोग कस्टमर आए, मैं उनके साथ डील किया करूं, तो मैंने वहां से ईंटें अपने जरिए अपना बनाने के लिए बाहर से तो ईंटें नहीं खरीदूंगा ना, अपना ही स्टॉक अपनी ही बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करना। ठीक है, अब मेरी बिल्डिंग बन रही है, अब बिल्डिंग जब बन रही है तो उस बिल्डिंग में जो जो खर्चा होगा बिल्डिंग डेबिट होगा, क्योंकि बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो रहा है। अब जो मेरी ईंटें आई वो बाहर से तो मैंने नहीं खरीदी, तो अगर मैं अपना ही स्टॉक अपने किसी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल कर रहा हूं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग नॉन करंट एसेट की मैन्युफैक्चरिंग, तो उसमें कंस्ट्रक्शन कह सकते हो उसको, तो वो वाला एसेट डेबिट हो जाएगा और परचेज, और दूसरा अगर ये परपेचुअल सिस्टम होगा तो बिल्डिंग डेबिट, इन्वेंट्री, अगर स्टेशनरी यूज हो, स्टेशनरी की एंट्री पास कर तो चुके हैं। हाँ इंडो के अपने नाम से नहीं करते, इंडो के अपने नाम से निकाल, नहीं आपने ब्रिक्स के मतलब जैसे स्टेशनरी उधर लिखा है। स्टेशनरी एक एक्सपेंस का हेड है। वर्ड ही होता है। चलो ब्रिक्स को अगर मैं लिखता हूँ ब्रिक्स डेबिट करता हूँ, ब्रिक्स क्या है? वो कोई एसेट में ऐड हो रहा है ना, उस एसेट का नाम लिख दो, तो अगर बिल्डिंग में ऐड हो रहा है ना। तो यार ऐसा होता है, बस खत्म। क्योंकि आप हैं छोटी छोटी बातें निकालते रहते हैं। ये मतलब हर बिजनेस की फिर अपने हिसाब से हर बिजनेस की देखिए मेन क्या है, आपने अपना स्टॉक को इधर छोड़े वापस आ इधर, मेरे मुझसे पूछ लें दोबारा एक दफा दोबारा, जरा खामोशी। हमारा कोई भी बिजनेस है, अगर अपने बिजनेस की चीज हम नॉर्मल बिजनेस जो चीज हमारे पास पड़ी होती है उसको क्या करते हैं, सेल करने के लिए रखते हैं। किसके लिए होता है? सेल के लिए। अब अगर अपना ही स्टॉक मैं पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर लूंगा, दैट इज अ ड्राइंग्स, ड्राइंग्स डेबिट परचेज क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। ये यहां समझ लो पीरियोडिक सिस्टम है, ये है परपेचुअल सिस्टम। तो इन्वेंट्री सॉरी ड्राइंग्स डेबिट परचेज क्रेडिट और ड्राइंग्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ये कब? अपना स्टॉक पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल हुआ। अगली बात, अपना स्टॉक बिजनेस में भी तो इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अपना स्टॉक बेच रहा हूं मैं, तो जब बिजनेस के लिए इस्तेमाल करें तो बाहर से खरीद कर लाऊंगा। अब अगर नेचर देखूंगा, मेरे स्टॉक की नेचर क्या है। अगर वो स्टेशनरी का बिजनेस है तो स्टेशनरी मेरा एक्सपेंस होता है अगर बाहर से खरीद, अगर मैं बाहर से खरीदता तो एंट्री क्या पास करता? स्टेशनरी टू कैश। अब अपना स्टॉक इस्तेमाल कर रहा हूं, स्टेशनरी डेबिट परचेज क्रेडिट। जब खरीदा था तो परचेज डेबिट किया था, अब इस्तेमाल हो गया तो परचेज क्रेडिट, या स्टेशनरी टू इन्वेंट्री। अब आ जाते हैं, अगर कोई नॉन करंट एसेट का बिजनेस है, कारों का, गाड़ियों का बिजनेस है आपका, आपने एक गाड़ी अपने ऑफिस के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दी, तो आपका जो ऑफिस में है नॉन करंट एसेट में इजाफा हो गया, तो व्हीकल डेबिट। और आपका स्टॉक भी तो कम हुआ है, स्टॉक से उठाकर तो लेकर आए हो। तो अगर पीरियोडिक सिस्टम है तो व्हीकल टू परचेज, और अगर परपेचुअल है तो व्हीकल टू इन्वेंट्री। जी फर्नीचर के बदले में अपना स्टॉक किया, तभी यही है। अपने फर्नीचर खरीदा है किसी से और उसके बदले में फर्नीचर डेबिट, वही परचेज या इन्वेंट्री क्रेडिट। अब आ जाता है कि अगर हमने अपना स्टॉक किसी नॉन करंट एसेट की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया, तो फिर क्या होगा? वो नॉन करंट एसेट डेबिट, जिसकी भी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो रहा है, परचेज या इन्वेंट्री क्रेडिट। पहले शुक्र क्या हुआ? ब्रिक्स अगर हम खुद बना रहे हैं, जाहिर सी बात है, अगर हम मैन्युफैक्चरर है तो इन्वेंट्री लिख रहे हैं ना, ठीक है। और अगर रिटेलर है तो फिर परचेज लिखेंगे। पीरियोडिक में फिर अल्लाहु अकबर। जो मैन्युफैक्चरर होता है ना वो परपेचुअल सिस्टम मोस्ट ऑफ द केसेस लेकर आता है, और मैन्युफैक्चरर का एक अपना दुनिया है, उसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे। फिर नेक्स्ट कहां तक हम पहुंच गया कि अपना स्टॉक लॉसेज हो गया और अपना स्टॉक इस्तेमाल भी हो गया अपने लिए, ड्राइंग्स भी हो गया। अब आ जाओ एनआरवी लॉस।
एनआरवी लॉस, एनआरवी लॉस को पीरियोडिक सिस्टम में कैसे करना है? आपने एनआरवी लॉस फाइंड किया, पता चल गया कि एनआरवी लॉस आ गया। अच्छा, एनआरवी लॉस फाइंड करना आता है? मतलब कैसे फाइंड करते हैं? हम देखते हैं हमारा क्लोजिंग स्टॉक कुछ थोड़ा बहुत डैमेज तो नहीं हो गया, फिर हम उसकी कॉस्ट फाइंड करते हैं उतने स्टॉक की जितना डैमेज हुआ है और उसकी एनआरवी फाइंड करते हैं। अगर हमारी एनआरवी कम हुई है तो जितना कम होगा उतने का हम कहते हैं एनआरवी लॉस। एक एग्जांपल भी बता देता हूं। मेरे पास 10 यूनिट थे, हर यूनिट की कॉस्ट जो मेरे पास थी वो 4 रुपए थी और हमने उसकी एनआरवी फाइंड की, वो निकली 3 रुपए। ऐसा हुआ। अब कॉस्ट थी 4 रुपए, एनआरवी थी 3 रुपए। एनआरवी लॉस, क्या यहां पर एनआरवी लॉस है? पहले तो ये बताओ। 1 रुपए का एनआरवी लॉस, 1 रुपए का एनआरवी। इसका मतलब है 10 यूनिट है और हर यूनिट के ऊपर 1 रुपए एनआरवी लॉस, तो कितना लॉस हो गया? इस स्टॉक को लिखोगे किस पे पता है आपको? 40 रुपए वाला स्टॉक 30 पे लिख रहे हो, खरीदा 4 रुपए का था, तो स्टॉक की असल कीमत क्या? 40 रुपए। और आप किस पे लिख रहे हो? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड 30 पे। तो 40 वाला स्टॉक लिख रहे हो 30 पे, तो 10 रुपए का क्या हुआ? एनआरवी। अब ये एनआरवी लॉस आपको पता कब चला? दो आप देखोगे जी, पीरियोडिक सिस्टम में परपेचुअल सिस्टम में। एनआरवी लॉस का पता चला आपको परपेचुअल सिस्टम में जब मर्जी पता चला है। इसकी एंट्री पास होगी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। परपेचुअल सिस्टम में आपको एनआरवी लॉस का जब मर्जी पता चला है, एंट्री क्या पास होनी है? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, ये इसकी जनरल एंट्री। इसका मतलब है एनआर कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस हो जाएगा जाके और इन्वेंट्री में से माइनस हो जाएगा, और लॉस हुआ है आपका। तो जाहिर सी बात है, जब लॉस हुआ है तो आपके स्टॉक में तो एडजस्टमेंट होनी है। लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में ये डिफरेंट है। पीरियोडिक सिस्टम में सबसे पहले आपने ये ध्यान से देखना है क्वेश्चन के अंदर कि क्या आपको बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, आपको अकाउंट्स को मतलब फाइनल अकाउंट से आपको पहले पता चल गया या आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, या आपको अकाउंट फाइनल करने के बाद पता चला? अगर तो आपको पहले ही पता था कि आपका एनआरवी लॉस आ चुका है, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही अकाउंट फाइनलाइज का मतलब है कि आप ट्रायल बैलेंस बना चुके हो, बाद में पता चला कि अच्छा हमारा तो कुछ स्टॉक भी खराब था। अगर अकाउंट्स बनाते वक्त ही पता था, फाइनल नहीं किए, पहले ही पता चल गया, तो तब इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, नो एंट्री। पीरियोडिक सिस्टम में इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। क्लोजिंग स्टॉक को ही हम कम कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक खुद ही चीजें ठीक कर लेगा। जैसे नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं होती, तो एनआरवी लॉस की भी कोई एंट्री नहीं होती। बट आप पहले काम कर चुके थे, स्टॉक रिकॉर्ड कर चुके थे, कॉस्ट ऑफ सेल भी फाइंड कर चुके थे, आपको बाद में पता चला आपका तो स्टॉक खराब था। अब कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड हो चुकी है, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल गलत होगी या सही होगी? गलत होगी, क्योंकि आपने उसमें स्टॉक को लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी नहीं दिया। तो फिर पीरियोडिक सिस्टम में भी आप एंट्री पास करोगे कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। इन्वेंट्री या स्टॉक एक ही बात होती है, याद रखें। सबसे ज्यादा इस एंट्री की वजह से लोगों से गलती करवा लेता है क्या? 90% लोग ये समझते हैं कि पीरियोडिक सिस्टम के अंदर एनआरवी लॉस की नो एंट्री है।
और ऐसा है, लेकिन हम अंग्रेजी नहीं पढ़ते। अगर वो बिफोर और आफ्टर चेंज कर देता, सवाल का जवाब चेंज हो जाता, फिर कहता पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था। आई कैप को वैसे मेरे साथ दुश्मनी, तो आई कैप को आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं, आप सही लिख कर आओगे आपका पेपर जरूर वो पास करेगा। तो आपने गौर से पढ़ना है। परपेचुअल में तो जब मर्जी पता चल जाए, एनआरवी लॉस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, और पीरियोडिक सिस्टम में ध्यान से देखना है कि वो अंग्रेजी में क्या लिख रहा है कि एनआरवी लॉस इनकर्ड हुआ है कब, बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स या आफ्टर। अगर बिफोर पता चल गया है तो फिर एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, वो हम रिकॉर्ड डायरेक्ट ही कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट कर देंगे। और अगर सब कुछ कर चुके हो, कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड कर चुके हो, उसके बाद पता चला है तो फिर उसकी एंट्री पास होगी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री। अब क्योंकि देखिए ना, नहीं लिख सकते, पीरियोडिक में भी नहीं लिख सकते। इधर देखिए, आप लोग परचेज कर चुके हो, सब कुछ कर चुके हो, अब आपका स्टॉक गलत हुआ है, परचेज तो गलत ही नहीं हुई, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है वो गलत हुआ है, वो परचेज नहीं है, वो इन्वेंट्री है। ठीक है, अनसोल्ड स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक या इन्वेंट्री, एक ही बात है। तो पीरियोडिक सिस्टम में भी यही तो मसला है कि इसी में तो गलती होती है, या बच्चे परचेज लिख देंगे। अगर आई कैप इस तरह से ऑप्शन देता है कि एनआरवी लॉस हुआ है जी, पीरियोडिक सिस्टम था, बताओ उसकी क्या एंट्री पास करोगे, तो पहली एंट्री वो कह देते हैं नो एंट्री, हम उसको टिक कर देते हैं, लेकिन ये देखते ही नहीं है बिफोर है या आफ्टर है। अगर साइलेंट हो, नहीं बताया हुआ बिफोर आफ्टर, तो फिर नो एंट्री, असल यही है। बट अगर बताया हुआ है तो फिर हमने उसको वैसे ही फॉलो करना है जैसे उसने बताया। तो दोबारा क्लोजिंग स्टॉक को अपडेट किया, सही किया। क्लियर होगी बात। लास्ट क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, शुरू ओपनिंग स्टॉक से किया था और एंड क्लोजिंग स्टॉक पे कर रहे। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास होगी इन्वेंट्री या स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। क्या क्या लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल, एसओसीआई, एसओपीएल, ट्रेडिंग अकाउंट। जी, स्टॉक की जगह इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं। और परपेचुअल सिस्टम में नो एंट्री। ये आपकी ऑलमोस्ट एंट्री हो गई है। ऑलमोस्ट इसलिए कहता हूं क्योंकि एंट्रीज 100% तो कभी कंप्लीट नहीं होती, कुछ ना कुछ बाकी रह सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो एंट्रीज आपको पेपर में डिस्कस हो सकती हैं वो खत्म। और हो सकता है इस एंट्रीज के कॉन्सेप्ट में से वो एक क्वेश्चन तो हमें दे दे, ना भी दे, ये वैसे ही आप लोगों की जिंदगी का असासा है। आप लोगों ने सारी जिंदगी अकाउंटिंग पढ़नी है, और खास तौर पर ऑडिट के पेपर के अंदर ये पूरा चैप्टर आप लोगों को ऑडिट के फाइनल पेपर में भी मिलेगा, चाहे आप कैफ के अंदर ऑडिट का पेपर दोगे, चाहे आप सी फैप में ऑडिट का पेपर दोगे। अब प्रॉब्लम यह है कि इन्वेंट्री पढ़ोगे आज, पता है कैफ का पेपर कब दोगे, ऑडिट का लास्ट पेपर है वो आपका, तब तक ये सब भूल जाता है, और सी फैप का भी लास्ट पेपर है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना अगर आपका ये प्लान है कि आपने सीए कंप्लीट करना। अब आ जाए जरा इसको दोबारा सब वापस चलते हैं, वन बाय वन, एक दफा दोबारा बस बोलते जाते हैं। हमने जो एंट्री सीखी है ना, एक सीखी है ओपनिंग स्टॉक की एंट्री। ओपनिंग स्टॉक की परपेचुअल सिस्टम में कोई एंट्री पास नहीं। और एक और इंटरेस्टिंग बात, परपेचुअल सिस्टम में सब चीजों की एंट्री पास होती है, बस ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, बाकी सब की एंट्री पास होती है। पीरियोडिक सिस्टम में ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्री पास होती है, उसमें नॉर्मल लॉस की एंट्री पास नहीं होती, और एनआरवी लॉस की, और वो भी अगर हमें अकाउंट से पहले पता चले, अकाउंट्स क्लोज करने से पहले। बाकी अब मैं बोलूंगा नहीं, आप अपना रजिस्टर सामने रखें, मैं सिर्फ लिखता जाता हूं। हाँ, आप भी ऐसा करें
अपने एक नए पेज के ऊपर ये लिखकर घर जाकर इसके सामने एंट्रीज पास कर देगा दोबारा से कि ओपनिंग स्टॉक की ये एंट्री बनेगी, क्लोज परचेज की ये एंट्री पास होगी। ओपनिंग स्टॉक की एंट्री हमने सीखी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, ओपनिंग स्टॉक क्रेडिट, और परपेचुअल सिस्टम में इसकी कोई एंट्री पास नहीं। अभी लिखना नहीं, सिर्फ हेडिंग लिखनी है। फिर उसके बाद हमने कहा जी स्टॉक खरीदेंगे तो एंट्री क्या पास करें। अगर हम स्टॉक खरीदेंगे तो पीरियोडिक सिस्टम है तो परचेजेस टू कैश या अकाउंट पेबल, और दूसरी साइड पर इन्वेंट्री डेबिट। जो परपेचुअल वाला है ना, सेल के अलावा आपने देखा 90% इन्वेंट्री डेबिट या क्रेडिट साइड पर नजर आ रहा होगा। 90% एंट्रीज के अंदर हर एंट्री के अंदर आपको इन्वेंट्री या तो डेबिट नजर आ रहा होगा या क्रेडिट। इन्वेंट्री बढ़ रही है तो डेबिट, कम हो रही है तो क्रेडिट। फिर उसके बाद हमने देखा कि डायरेक्ट एक्सपेंस कैरेज इन हो सकता है, ये इंश्योरेंस इन ट्रांजिट हो सकता है, ये एलसी चार्जेस हो सकते हैं। ये इन एक्सपेंसेस को अगर तो पीरियोडिक सिस्टम है तो कैरेज इन डेबिट कैश क्रेडिट, और परपेचुअल वाला कह रहेगा इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। कैरेज इन के बाद हमने सीखा परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न कैश या अकाउंट पेबल टू परचेज रिटर्न पीरियोडिक सिस्टम, और परपेचुअल सिस्टम वाला क्या करेगा कैश या अकाउंट पेबल टू इन्वेंट्री। फिर उसके बाद सेल्स, ये एक सिंगल एंट्री पास करता है। कौन सा वाला सिंगल एंट्री होती है पीरियोडिक में, और डबल एंट्री पास होती है। उसके बाद सेल्स रिटर्न सेम, फिर कैरेज आउट जी, चैरिटी हो ड्राइंग्स हो उनकी सेम एंट्री होती है। सैंपल के तौर पर दे सेम एंट्री होती है। चैरिटी ड्राइंग्स एडवर्टीजमेंट मतलब सैंपल, बस नाम चेंज होना है। चैरिटी एक्सपेंस डेबिट परचेज क्रेडिट, चैरिटी एक्सपेंस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। किसकी? हाँ, वो टैक्सेस नॉन रिफंडेबल अगर टैक्सेस हैं तो वो भी क्योंकि ऐड हो रहे होते हैं तो नॉन रिफंडेबल वो एक्सपेंस टैक्स एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और वो इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। कैरेज आउट, कैरेज आउट की दोनों में सेम एंट्री होती है, कैरेज आउट डेबिट कैश क्रेडिट। सेलिंग और एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो इसकी दोनों सिस्टम में सेम एंट्री होती है। कैरेज आउट के बाद ड्राइंग्स का जिक्र किया, अब लिख लो ड्राइंग्स हो चैरिटी हो, सैंपल के तौर पर आप किसी को स्टॉक दे रहे हो, सेम एंट्री पास होगी। फिर उसके बाद हमने सीखा नॉर्मल लॉस की एंट्री। नॉर्मल लॉस की एंट्री पीरियोडिक सिस्टम में नहीं होगी, परपेचुअल में कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। फिर हमने सीखा एबनॉर्मल लॉस की एंट्री। एबनॉर्मल लॉस में हमने क्या सीखा? एबनॉर्मल लॉस टू परचेजेस और एबनॉर्मल लॉस टू इन्वेंट्री। एबनॉर्मल लॉस के बाद हमने देखा कि अगर इन्वेंट्री बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है, इन्वेंट्री यूज्ड इन बिजनेस, जिस मकसद के लिए इन्वेंट्री इस्तेमाल हो रही है, डेबिट परचेज या इन्वेंट्री क्रेडिट। फिर हमने सीखा एनआरवी लॉस, पीरियोडिक में अलग, परपेचुअल में अलग। फिर हमने देखा क्लोजिंग स्टॉक, और दोनों केसेस में हमने, अच्छा इसमें अब एक और चीज ऐड करने लगे हैं, और ये फिर हमारा जर्नल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने जा रहा है कि कौन सा सिस्टम किस टाइप ऑफ इन्वेंट्री के लिए बेस्ट है। पीरियोडिक सिस्टम किसके लिए बेस्ट है? परपेचुअल, और ये पेपर में सवाल भी आ सकता है
बुक से हाईलाइट करना है तो बुक से हाईलाइट कर लो, अगर खुद लिखना है तो खुद लिख लो। ये जो आप लोगों ने, ये हमारा काम, ये जर्नल एंट्री जो यहां पर लिखा हुआ है ये हमारा कंप्लीट हो, यानी ये यहां से ये जितना भी ये आप लोगों ने एक नजर जाकर देख लेना है, ये हमारा कंप्लीट हो गया सारी जर्नल एंट्रीज। उसके बाद एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पेज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चाहे तो आप लोग इसको इतना मुश्किल, यानी ये जो लिखा हुआ ना इतना ज्यादा ये अंग्रेजी, इसको सेपरेट कर देता हूं मैं आपको ताकि याद करने में आसानी हो। आप ऐसा कर लो, एक साइड पर लिख लो परपेचुअल सिस्टम, एक साइड पर लिख लो पीरियोडिक, यानी बुलेट्स फॉर्म में लिख लो। और अगर आप पैराग्राफ फॉर्म में अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो तो वो आपकी मर्जी है। तो एक साइड पर लिख लो पीरियोडिक और एक साइड पर लिख लो परपेचुअल। और ये वो पेज है जहां से वो आपका थ्योरेटिकल सवाल बनाएगा। और तकरीबन आधा आपने पढ़ लिया है, आधी चीजें रह गई हैं, वो मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूं। सबसे पहली चीज कहता है कि ये दो इन्वेंट्री मेथड के रिकॉर्डिंग सिस्टम है। द टू मेन मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री, पीरियोडिक सिस्टम, परपेचुअल सिस्टम। पीरियोडिक को पीरियड एंड सिस्टम भी बोलते हैं। लो जी, पहले तो इनके नाम लिख लो, इसका नाम क्या है, पीरियड एंड सिस्टम। और फिर इसका नाम भी लिखो, ट्रांजैक्शन बेस्ड सिस्टम। पीरियड एंड सिस्टम, ट्रांजैक्शन बेस्ड सिस्टम। पेपर में सवाल कैसे आएगा कि वो एक प्रॉपर्टी दे देगा और पूछेगा बताओ ये किसकी प्रॉपर्टी है, परपेचुअल सिस्टम की है या पीरियोडिक की। नंबर 2 आगे लिखा हुआ ईच मेथड यूजेस लेजर्स अकाउंट्स फॉर इन्वेंट्री। ये हो सकता है कि वो आपको, बट दीज हैव डिफरेंट रूल्स, दोनों के अपने अपने लेजर अकाउंट्स बनते हैं। परपेचुअल जैसे जर्नल एंट्रीज है तो लेजर तो बनेंगे ना, अगर जर्नल एंट्रीज हैं तो लेजर्स भी बनेंगे। आगे वो कहता है इट इज पॉसिबल दैट एन एंटिटी विल यूज द पीरियोडिक सिस्टम इन इट्स जर्नल लेजर। याद रखें, हमने जो जर्नल लेजर पढ़ा हुआ है, जो हमने अपने जर्नल लेजर पढ़े हुए हैं, जर्नल एंट्रीज लेजर, वो कौन सा सिस्टम था, परपेचुअल था या पीरियोडिक था? पीरियोडिक। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज पॉसिबल दैट एन एंटिटी विल यूज पीरियोडिक सिस्टम इन इट्स मेन लेजर या जर्नल लेजर। इसका मतलब है जर्नल लेजर के अंदर नॉर्मली पीरियोडिक सिस्टम इस्तेमाल, and uses a different computer system outside of a journal to track the follow of the goods in and out of the inventory. In and out of the inventory कौन सा सिस्टम है? In and out, इन्वेंट्री आ रही है, इन्वेंट्री जा रही है, कौन सा सिस्टम है? अब यहां से हमें दो चीजें मिली जो पेपर में आपको अपने क्वेश्चन में नजर आ सकती है। पहली चीज, दोनों के लिए लेजर सिस्टम इस्तेमाल होता है, बट जो परपेचुअल पीरियोडिक सिस्टम है वो जर्नल लेजर में इस्तेमाल। और कोई और सिस्टम, कोई कंप्यूटराइज सिस्टम या व्हाट एवर कोई और, वो किसके लिए इस्तेमाल कर ले, अपने परपेचुअल सिस्टम। अब आ जाए, उसने सबको अलग अलग लिखा हुआ है, हमने इसको बुलेट्स फॉर्म में लिख दिया। पहला, इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स आर नॉट अपडेटेड कॉन्टिन्यूसली। क्या ये बात आपको पहले पता थी? पीरियोडिक सिस्टम के अंदर इन्वेंट्री अपडेट आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम। इन्वेंट्री इज अपडेटेड कॉन्टिन्यूसली ऑन ईच ट्रांजैक्शन रेलिवेंट टू द इन्वेंट्री मूवमेंट। बात पता चल गई? पीरियोडिक सिस्टम के अंदर इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ सेल updated after a specific time।
not continuously, not after each transaction या not continuously। और बिल्कुल इस परपेचुअल में क्या लिखेंगे, इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ सेल अपडेटेड कॉन्टिन्यूसली आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन। इन्वेंट्री अपडेटेड आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन, मतलब कॉन्टिन्यूसली। यहां से ये सवाल बन सकता है कि वो पीरियोडिक के लिए परपेचुअल की आगे डेफिनेशन लिख देगा और परपेचुअल के सामने पीरियोडिक की कहेगा विच स्टेटमेंट इज ट्रू, और हो सकता है सही भी लिख दे। ये हमारा एक सवाल हो गया एमसीक्यूज के तहत। आगे देखते हैं। तो कहता है इंस्टेड परचेज आर रिकॉर्डेड इन द परचेज अकाउंट। कहता है कॉन्टिन्यूसली रखने की बजाय वो एक परचेज अकाउंट बना लेता है। एंड ईच सेल ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड वाया सिंगल जर्नल एंट्री। वो कहता है वो हर ट्रांजैक्शन के बाद इन्वेंट्री अपडेट नहीं करता बल्कि परचेज अकाउंट बना लेता है और सेल की एक एंट्री पास कर देता है एक सिंगल सेल की एक सिंगल एंट्री के तहत। यहां पर फॉर एग्जांपल परचेज सेल, से रिटर्न, परचेज रिटर्न, ड्राइंग्स, एबनॉर्मल लॉस एटसेट्रा, परचेज आर डायरेक्टली डेबिटेड टू इन्वेंट्री अकाउंट। परचेज आर, अच्छा ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये उसने लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन, परचेज, सेल, से रिटर्न। कहता है इस पर हर ट्रांजैक्शन के बाद इन्वेंट्री अपडेट होती है। और आगे उसने ट्रांजैक्शन की एग्जांपल लिखी है कि परचेज करोगे इन्वेंट्री अपडेट करोगे, सेल करोगे कॉस्ट ऑफ सेल को भी अपडेट करोगे, इन्वेंट्री को भी आप, मतलब वो बैलेंस को हर बार अपडेट कर रहे होते हैं। लेकिन वो कहता है जो परचेज है वो डायरेक्टली किसको डेबिट हो जाएगा, इन्वेंट्री अकाउंट को। वेयर एज ईच सेल एंड सेल रिटर्न हैज 2 जर्नल एंट्रीज। ऐसा ही है। Yes. One of the record sale value of the inventory and the other record cost of sale of। तो पीरियोडिक सिस्टम में क्या करते हैं पता है, पीरियोडिक सिस्टम में साल के एंड में जाते हैं और लिखते हैं सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, फिर कॉस्ट ऑफ सेल लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस जो फाइनल अकाउंट करते हो Yes. वो आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। Thus, cost of goods sold account does not exist during the accounting period। क्या परपेचुअल में ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड कॉस्ट ऑफ सेल चल रही होती है साथ परपेचुअल सिस्टम में? उनका कॉलम नहीं होता, लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में कभी ऐसा नहीं होता। वो तो एंड पे दफा द ईयर एंडेड एक ही दफा बनाते हैं। कहता है कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, it is determined at the end of the accounting period via closing entry। वो जो क्लोजिंग एंट्री होती है ना, सेल को भी ट्रांसफर कर देते हैं एसओपीएल के अंदर, परचेज को भी एसओपीएल के अंदर, तो वो एंड पे आकर कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड हो जाती है। पहले इसको लिख ले, ये सारी बातें लिख ले। पीरियोडिक सिस्टम में क्या करते हैं, परचेज पहले इस तरह से लिख लें, परचेज एंड परचेज रिटर्न अकाउंट मेंटेन। दूसरी एंट्री लिखें, सेल्स विल बी रिकॉर्डेड वाया अ सिंगल एंट्री, सेल्स विल बी रिकॉर्डेड सिंगल एंट्री। Cost of sale determine at the end of the period via closing entry, via closing entry।
क्लोजिंग स्टॉक नहीं, क्लोजिंग चैप्टर नंबर 3 में हम ये पढ़ चुके हैं, फिर भी पढ़ेंगे, इन्वेंट्री में भी पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे इसको। ये सारा कोई ना कोई चीजें ना एमसीक्यूज में आपको मिलेंगी। इसमें परचेज और परचेज रिटर्न का अकाउंट मेंटेन होता है जी। सेल्स विल बी रिकॉर्डेड वाया सिंगल एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल डिटरमिन एट द एंड ऑफ द पीरियड वाया क्लोजिंग एंट्री। अब यहां पर इसकी बातें, परचेज एंड परचेज अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड, परचेज अकाउंट डायरेक्टली डेबिटेड टू इन्वेंट्री अकाउंट। परचेज एंड परचेज रिटर्न accounts are not maintained but purchase directly debited to inventory account। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है जब इन्वेंट्री खरीदते हैं तो परचेज जो होता है ना वो बेसिकली डायरेक्ट इन्वेंट्री डेबिट हो जाता है, परचेज नहीं डेबिट होता। हाँ वो कहते हैं परपेचुअल में लिख रहे हैं तो परचेज डायरेक्टली डेबिट हो जाता है इन्वेंट्री अकाउंट के नाम से, उधर परचेज के नाम से। फिर सेल एंड सेल्स रिटर्न विल बी रिकॉर्डेड वाया डबल एंट्री, वन इज सेल एंड अदर इज कॉस्ट ऑफ सेल। दूसरा लिख लें सेल्स एंड सेल्स रिटर्न will be recorded via double entry। One is sale या सेल रिटर्न, अदर इज कॉस्ट ऑफ सेल। Sales या सेल रिटर्न will be recorded via double entry, one is sales and other is cost of sale। हो गया। उसके बाद हमने लिखा कॉस्ट ऑफ सेल डिटरमिन एट द एंड ऑफ द पीरियड, और इसमें कॉस्ट ऑफ सेल एंड इन्वेंट्री विल बी अपडेटेड कॉन्टिन्यूसली या आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन या ड्यूरिंग द पीरियड। किसी भी दिन आप कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड कर सकते हो, तो ये वो बात लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि शुरू में हम ये बात लिख चुके हैं। तो आपके पास ये पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया और ये पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया। जब घर में पढ़ोगे तो इंशाल्लाह ये समझ लगेगी। ये दूसरा पैराग्राफ भी आपका कंप्लीट हो गया, पढ़ के देख लो। क्या द परचेज एंड परचेज रिटर्न अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, दीज अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। अब आ जाते हैं, पहले इसको बताता हूं फिर बाद में। किस मेथड के अंदर पीरियोडिक सिस्टम, क्या पूछ रहे हो बच्चे? परचेज और परचेज रिटर्न का लेजर नहीं बनाना। जब जनरल एंट्री के अंदर नाम ही नहीं आ रहा, अब परपेचुअल सिस्टम के अंदर कहीं परचेज या परचेज रिटर्न का नाम आया है तो उसके लेजर बनेंगे? वो कहता है वो लेजर ही नहीं बनेंगे, रिक्वायर्ड ही नहीं। अब जरा सीखें। पहली बात, किस मेथड में लॉसेस जल्दी फाइंड हो जाएंगे, पता जल्दी चल जाएगा? परपेचुअल, क्योंकि उसमें इन्वेंट्री अपडेट हो रही है कॉन्टिन्यूसली। और दूसरे में कॉस्टली कौन सा है? परपेचुअल। तो ये कह लें इकोनॉमिकल है, मतलब सस्ता, यस। और ये कॉस्टली है। ये टाइम सेविंग है, हाँ ये टाइम सेविंग है और ये टाइम कंज्यूमिंग है। वो इसको फाइनलाइज कर रहे हैं ना परपेचुअल पीरियोडिक को। उसके बाद
इन्वेंट्री ज्यादा लॉस किस में हो सकती है, चांसेस ऑफ लॉस किस में है, मिस अप्रोप्रिएशन के, चोरी होने के, सब कुछ पीरियोडिक में। क्योंकि पीरियोडिक में हमने साल बाद इन्वेंट्री को जाकर देखना होता है कि साल में है, और परपेचुअल में क्या होता है, हर ट्रांजैक्शन के बाद। तो ये फिर लिख लें यहां पर एनी लॉस ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा, ये जो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस की बात हो रही है, पहले इसमें ये लिख ले बाद लेस चांसेस ऑफ, सॉरी मोर चांसेस ऑफ इन्वेंट्री ऑब्सोलीट, और इसमें लेस चांसेस ऑफ इन्वेंट्री ऑब्सोलीट। उसके बाद जो नॉर्मल लॉस है पीरियोडिक सिस्टम में ऑटोमेटिकली खुद एडजस्ट हो जाता है, वो क्लोजिंग स्टॉक ही कम हो जाता है ना, और जब क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल पे क्या असर पड़ेगा, ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा हो जाएगी तो एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा हो तो एक्सपेंस ज्यादा हो गया, तो वो क्लोजिंग स्टॉक को ही कम कर देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कम होने की वजह से खुद कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाती है, तो इसलिए वो दोबारा से फिर अलग से उसको सेपरेट डील नहीं करते। यही बात लिखी हुई है कि एनी लॉस ऑफ द इन्वेंट्री इज ऑटोमेटिकली डील विद एंड डज नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मिसाल के तौर पर नॉर्मल लॉस की लिखा हुआ है नो एंट्री, इसको क्या, ये अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल लॉस की नो एंट्री। दोबारा देख ले, एनी लॉस ऑफ इन्वेंट्री इज ऑटोमेटिकली डील विद and does not require special accounting treatment. However, in this way losses may go unnoticed as well. ये है आपका MCQ। Yes. वो क्लोजिंग स्टॉक देखें, मैं आपको बताता हूं, आपके पास आप गए साल के एंड पे, देखा स्टॉक पड़ा था आपको, आपने रखा हुआ था 10,000 का, लेकिन स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, मतलब उसकी NRV कितनी है, सॉरी। अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक 10,000 से लिखोगे या 7,000 से? आप लिखोगे 7,000 से, और 7,000 पे लिखने की वजह से आप लोगों की जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो ज्यादा हो जाएगी, तो डील तो हो गया, लेकिन किसी जगह लॉस का लफ्ज आया नहीं, आपने सिंपल क्लोजिंग स्टॉक को 7,000 कर दिया बस। एक अकाउंटेंट वो आया, उसने देखा कि अच्छा ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक 7,000 है, उसने कहा ठीक है, वो पता नहीं हो गए 7,000। जब तक वो और इन्वेंट्री का ऑडिट नहीं करेगा, फिलहाल एक नॉर्मल बंदा अगर एसओपीएल देख रहा है, लिखा होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस, और आपने क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखा होगा 7,000 से। अब लॉस का तो पता ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि क्योंकि हम ना एंट्री पास करते हैं, वो खुद ऑटोमेटिकली डील हो जाता है, तो पीरियोडिक सिस्टम के अंदर नॉर्मल लॉस अक्सर औकात अननोटिस रह जाता है। मतलब अननोटिस से क्या मुराद है, एंट्री नहीं पास की, ना किसी ने पूछा, ना किसी ने बताया, हो सकता है, फिर हो सकता है, नॉट 100%, हो सकता है कि ये अननोटिस रह जाए, और वहां पर तो एंट्री पास होती है, वो तो कॉस्ट ऑफ सेल में डील होता है, तो फिर जब कोई एंट्री देखेगा तो एंट्री में तो वो आएगा, उसका लेजर होगा, क्योंकि एंट्री है तो लेजर है। तो कॉस्ट, अब देख लें पीरियोडिक सिस्टम में नो अकाउंटिंग एंट्री ऑफ नॉर्मल लॉस, लिखना है तो लिख लो, नो अकाउंटिंग एंट्री, जी होनी चाहिए। जब, अब मेरी तो उम्र खत्म हो गई है, आप लोग जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, फिर आई कैप के मेंबर बनना, फिर आगे जाकर चेंज कर देना एंट्री पास करवा, ठीक है। नॉर्मल लॉस की एंट्री इसलिए नहीं होती क्योंकि ये चीजें ऑलमोस्ट इमटेरियल्स ही होती हैं, रोजाना हो रही होती हैं, तो वो जैसे नॉर्मल लॉस होता है एक्सपेक्टेड लॉस, जिसको रोका भी नहीं जा सकता, तो इसलिए इसकी कॉस्ट ज्यादा आ जाती है अकाउंटिंग करने की, तो इसलिए वो कहते हैं कि इमटेरियल सी चीजें रहने देते, इस वजह से नहीं करते। खराब होने को भी कह देते, खत्म हो जाना, खराब हो जाना, हाँ क्या हुआ, ऑटोमेटिकली डील का मतलब है कि हम 10 की बजाय 7,000 लिख देते हैं, तो इसका डिफरेंस एडजस्ट हो जाता है, 3,000 का एक्सपेंस खुद डील हो जाता है इसके अंदर ही,
कॉस्ट ऑफ सेल ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक के चेंज करने से ही काम हो जाता है। नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड ऑफ नॉर्मल लॉस। आगे लिखने चाहे, इट विल बी ऑटोमेटिकली डील। तो फिर इसका नुकसान क्या हुआ कि जो लॉसेज हैं वो अननोटिस रह जाती हैं। तो इट मे अननोटिस ऑफ लॉसेस, क्योंकि वो एमसीक्यू जब बनाता है ना, तो वो आपकी जो स्टेटमेंट्स पड़ी होती है ना, इसको वो थोड़ा सा छेल फेर के, जब सही कॉन्सेप्ट पता होगा ना और अंग्रेजी भी पढ़नी आती हो, तो फिर टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें टोटल 3 बातें लिखी हुई हैं इस एक पैराग्राफ के अंदर। कोई भी लॉस है वो ऑटोमेटिकली डील हो जाता है। कोई स्पेशल अकाउंटिंग, तो लॉसेज में गो अननोटिस। और यहां पर एनी लॉसेज डिडक्टेड, इसका मतलब है ये किसकी बात कर रहा है, अननोटिस ही रहेगा। Yes. By comparing physical inventory count and perpetual record। अब ये फिजिकल क्या है, ये इसको एंड पे यहां पर देखना है। Physical inventory count and perpetual record is to be recorded in inventory account. Most losses are identified in this way। और वो in this way वो नीचे लिख देता है। ये किस किस तरीके से पेपर में सवाल आ सकता है। पीरियोडिक में तो अननोटिस होता है, परपेचुअल के अंदर वो क्या करता है, परपेचुअल सिस्टम का तरीकाकार क्या होता है। इन्वेंटरी रिकॉर्ड तो आप मेंटेन हो रहा है ना साथ साथ, और वो जाकर अपना इन्वेंटरी रिकॉर्ड सामने रखता है और परपेचुअल जाकर फिजिकली देख लेता है कि ये रिकॉर्ड उस फिजिकल स्टॉक के साथ मैच हो रहा है या, अगर मैच हो रहा है तो ठीक है, और अगर मैच नहीं हो रहा तो हो सकता है इन्वेंटरी खराब हो गई हो। मतलब हमने इन्वेंटरी लिखी हुई है 5000 की, वहां पर पड़ी हुई है 4000 की, इन्वेंटरी चोरी हो गई हो। लास्ट और मोस्ट, पहले ये आखिरी पढ़ ले कि पॉसिबल कॉजेज ऑफ डिफरेंस। इसका मतलब क्या है, आप बैठे हो हेड ऑफिस में और आप एक इन्वेंटरी का लेजर बना रहे हो। एक भाई साहब बैठा है वेयर हाउस के अंदर। अब इन्वेंटरी लेजर आप बना रहे हो, आप हेड ऑफिस में बैठे हो, पता है आप किस बेस पर ये इन्वेंटरी बना रहे होते हो। आपके पास कोई खरीदने वाली रसीद आई तो आप इन्वेंटरी डेबिट कर दी, बेचने वाली रसीद आई तो इन्वेंटरी क्रेडिट कर दी। इस तरह से जैसे रसीदें इन्वेंटरी खरीदने वाली आई डेबिट, बेचने वाली आई। अब फिजिकली इन्वेंटरी में कई मसाइल हो सकते हैं। फिजिकल से मुराद है जो गोदाम में पड़ी हुई है इन्वेंटरी। हो सकता है आपकी इन्वेंटरी वहां से चोरी हो गई हो, तो क्या चोर आपसे रसीद लेने आएगा? तो क्या हेड ऑफिस वाला बंदा उसकी एंट्री पास करेगा जब तक कि उसे पता ना चले? इसका मतलब है इन्वेंट्री अगर चोरी हो जाए तो जब आप अपना इसका कैरी डाउन निकालोगे और जो वेयर हाउस में कैरी डाउन पड़ा होगा इसको आपस में मैच करोगे तो ये मैच नहीं करेगा। आपको पता चल जाएगा कि इन्वेंट्री कोई गड़बड़ हो गई है। दूसरी बात, आपकी यहां पर वेयर हाउस में जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है हो सकता है खराब हो गई हो थोड़ी सी, लेकिन जो हेड ऑफिस में बैठा है बंदा तब तो उसे नहीं पता होगा। पता जब चलेगा जब वो फिजिकली जाकर देखेगा। फिर ऐसा भी होता है कि एक बंदा 29 दिसंबर को आपके पास आया कि यार मैंने आपसे इन्वेंट्री खरीदनी है, ओके होगी बात, हमने उसको रसीद भी दे दी। जैसी उसको रसीद दे दी आपने इन्वेंट्री को डेबिट या क्रेडिट कर दिया। हो सकता है अभी तक वो वेयर हाउस ना गया हो सकता है उसने कहा जी मैं 2 तारीख को जाऊंगा, 2 जनवरी को जाऊंगा, जाकर वहां गोदाम से चीजें निकलवा लूंगा। 31 दिसंबर वाले दिन आप इन दोनों इन्वेंट्री आपस में मैच नहीं कर रही होंगी। 29 दिसंबर को हेड ऑफिस वाले रिकॉर्ड कर चुका है और वेयर हाउस के अंदर वही चीज कब 2 जनवरी को है।
तो इसका मतलब इसके हिसाब से इन्वेंट्री का रिकॉर्ड कोई और हो गया और इसके हिसाब से इन्वेंट्री का रिकॉर्ड कोई। और हमने इन्वेंट्री खरीदी थी, हमारे वेयर हाउस में पहुंच आई, लेकिन अभी उसके डॉक्यूमेंट्स हमारे बायर ने या जिससे हमने चीजें खरीदी थी उसने नहीं भेजे। तो जब डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचे तो हेड ऑफिस वाले ने तो एंट्री नहीं पास की, वेयर हाउस वाला रिकॉर्ड करके बैठा है। और अगर ईयर एंड हो गया है तो कंपैरिजन हुआ होगा तो क्या ये बराबर होंगे? तो डिफरेंस किस किस वजह से आ सकता है? पॉसिबल काजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री अकाउंट एंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। जो हेड ऑफिस में बैठा है वो ये है, और फिजिकल काउंट मतलब के वेयर हाउस। पहला, थेफ्ट ऑफ इन्वेंट्री, चोरी हो गई। अगर इन्वेंट्री चोरी हो गई है तो कहां पे इन्वेंट्री ओवर स्टेट होगी, कहां पर अंडर स्टेट होगी? हेड ऑफिस में तो चोरी का नहीं रिकॉर्ड रखा हो ना अभी, और वहां से इन्वेंट्री कम होगी। इनकरेक्ट पोस्टिंग ऑफ इन्वेंट्री रिसीट या इशू, ये कौन बंदा गलती कर सकता है? पोस्टिंग ऑफ इन्वेंट्री मतलब जल्दी जल्दी में 40,000 की बजाय 1 जीरो कम लिख दिया या 1 जीरो ज्यादा लिख दिया। इसका मतलब है वहां पर इन्वेंट्री की वैल्यू फिर कोई और आएगी, और फिजिकली तो वही होगी जो है। डैमेज ऑफ इन्वेंट्री विद फेलियर टू रिकॉर्ड द डैमेज, इन्वेंट्री आपकी डैमेज हो गई लेकिन अभी तक हमने रिकॉर्ड, तो इसका मतलब है हमने तो इन्वेंट्री को पूरा लिखा होगा लेकिन फिजिकली इन्वेंट्री उतनी नहीं है, क्योंकि हम अननोटिस है ना। अगर हमें पता चल गया फिर तो हम भी सही कर देंगे। फेलियर टू रिकॉर्ड अ रिसीट या फेलियर टू रिकॉर्ड एन इशू, मतलब इन्वेंट्री मिली उसकी एंट्री पास नहीं की। इन्वेंट्री इशू का मतलब होता है इन्वेंट्री सेल कर देना या इशू फॉर प्रोडक्शन, तो उसकी भी इन्वेंट्री लिखना भूल गए। तो अगर आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो जाहिर सी बात है फिजिकली तो एन आउट हो गया है लेकिन बुक्स के अंदर अभी एन आउट। तो वो कहता है ये कुछ काजेज हैं जिसकी वजह से आपका इन्वेंट्री का लेजर और फिजिकल काउंट आपस में मिसमैच हो जाते। लास्ट और इंपॉर्टेंट नहीं, काजेज ऑफ डिफरेंस की बात कर रहे हैं। पीरियोडिक के अंदर तो आपने पीरियड के एंड में ही जाना है, एक ही दफा जाना है, हर डेली बेस पे थोड़ी जाना है। गलती तो होती है, इसलिए ना वो वजह नहीं पता चल सकती ना, अननोटिस। इसमें तो ये भी पता चल सकता है कि क्या हो रहा है। अच्छा, ये एक और आपका यहां पर एमसीक्यू छुपा पड़ा है। पीरियोडिक सिस्टम किस टाइप ऑफ इन्वेंट्री के लिए बेस्ट है और परपेचुअल सिस्टम किस टाइप ऑफ इन्वेंट्री के लिए बेस्ट? अब वैसे अभी इसको नाम ही देखें, अगर चीजों का वेट ज्यादा है, चीजों का वेट ज्यादा है, अभी वेट को बेस बनाओ। अब वेट ज्यादा है तो अगर हम बार बार स्टॉक काउंट करेंगे तो वो तो मुश्किल होगी, हैवी चीजें हैं। तो फिर पीरियोडिक कर ले या परपेचुअल कर ले? पीरियोडिक कर ले। चीजें बहुत कॉस्टली हैं, महंगी चीजें हैं, तो महंगी चीजों के लिए हमें पीरियोडिक या परपेचुअल? परपेचुअल, क्योंकि पीरियोडिक में तो हमें साल बाद देखना है। सपोज दैट आपका डायमंड का बिजनेस है, कोई डायमंड चोरी करके चले गए और आप सोए पड़े हो। महंगी चीजों के लिए कौन सा बेस्ट होगा? परपेचुअल। हैवी चीजों के लिए पीरियोडिक। एक चीज होती है पेरिशेबल नेचर की, जल्दी खराब होने वाली, परपेचुअल, क्योंकि पीरियोडिक तो साल बाद दूध रखा था, साल बाद जाकर चेक किया। अब दूसरी एक चीज होती है, जरा गौर, दो नेचर की चीजें होती हैं। एक होती है कि जो कभी कभी बिकती है, उसे बोलते हैं ड्यूरेबल चीजें बिजनेस टर्म्स के अंदर, और एक होती है जो जल्दी बिकती है, उसे बोलते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटेड। मतलब जैसे मिसाल के तौर पर आप एक दूध दही की दुकान पे जाओगे ना, तो आपको तकरीबन रोजाना ही एक फ्लो मिलेगा कस्टमर का। और अगर आप एक फ्रिजों की दुकानें हैं, तो कभी अब वहां पर क्या जिस तरह से दही बिक रही है या दूध बिक रहा है, क्या फ्रिज भी ऐसे बिक रहे होंगे? नहीं। जैसे कल गुलाब ये बात है ना, अब ना ये कोई 10% रह गया है,
90% ये सिस्टम खत्म हो गया। कल तकरीबन मैंने, मेरे सर आ रहे थे तो मैंने उनको पिक करना था, तो मैं अनारकली गया और अनारकली से फिर वापस भी आया, तो सिवाय पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर ये सिस्टम मुझे नजर आया और अदरवाइज कहीं भी नहीं नजर आया। क्या हुआ? दूसरी रास्ता हाँ, वो अभी नए नए अमीर हुए हैं लोग। माजरत अगर कोई वहां रहता है, जो थोड़े अब मेच्योर हो गए ना, उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी जो अगर हमारे सिस्टम के अंदर ना, हमारा सिस्टम से मुराद है कि जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर ऑलरेडी बहुत खूबसूरत चीजें, बहुत खूबसूरत चीजें, तो हमें किसी टाइम की जरूरत ही नहीं पड़ती कि इस तरह से हम अपने माँ बाप के साथ या अपने बहन भाइयों के साथ डेली बहुत बार तो झगड़ रहे होते हैं। यही तो मोहब्बत है, अपने बहन भाइयों के साथ। यकीन यानी अगर हमारे ये लड़ाई झगड़ा ना हो तो आधे लोग बीमार हो जाए। ये लड़ाई झगड़ा एक रहमत है, ये मुसीबत नहीं है। लड़ाई झगड़े से बंदे का ना दिल का गुबार निकल जाता है। घर में खवातीन ज्यादा लड़ती है ना, तो इसलिए उन्हें हार्ट अटैक भी कम आता है। मर्द कम लड़ते हैं, हार्ट अटैक ज्यादा आता है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर रख लेते हैं सब कुछ। तो इसलिए लड़ाई झगड़ा किया करो, लेकिन दिल में नफरत ना करो, दूरत ना रखो। लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं कहता, बस ऊपर ऊपर से लड़ लिया, बाद में बराबर। लास्ट, चलो आप पढ़ भी लो ये, दिस सिस्टम इज सूटेबल। ये किस सिस्टम की बात कर रहा है? पीरियोडिक, लार्ज साइज और लो वैल्यू इन्वेंट्री, सस्ती चीजों के लिए और हैवी चीजों के लिए। और परपेचुअल सिस्टम हाई वैल्यू इन्वेंट्री, या वेयर इन्वेंट्रीज मूवमेंट्स आर फ्रीक्वेंट। जहां फ्रीक्वेंट होगी वहां पर भी परपेचुअल। या महंगी तो हमें भी पता है, महंगी को कौन ज्यादा, वो तो रात को नहीं पता, रात को बंदा उठ के जाकर देखता होगा। तो आप में जब नया नया आईफोन ले ले, रात में 4-5 दफा उठ के देखेंगे कि हाँ जी पड़ा तो हुआ है। ठीक होगी बात? चले जनाब, आपके 15 मिनट की ब्रेक है अभी, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। चाय शाय पीनी है, चाय शाय पी लो।